अब साइटोकाइन एंड इट्स रिसेप्टर को पढ़ रहे हैं हम लोग, तो सबसे पहला चीज तो हम लोग को यही पता होना चाहिए कि बैकग्राउंड क्या है, साइटोकाइंस क्यों जरूरत है हम लोग के लिए। तो अब अगर यूकैरियोटिक सिस्टम को देखो ना, तो यूकैरियोटिक सिस्टम में जो इम्यून सेल्स होते हैं, अब मिलियंस ऑफ द इम्यून सेल्स हैं। और ये जो मिलियंस ऑफ द जो हमारे इम्यून सेल्स हैं, ये बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे प्रेजेंट होते हैं। कुछ इम्यून सेल्स बॉडी में क्या होंगे, तुम्हारे प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन से ब्लड में ट्रांसपोर्ट हो रहे होंगे, कुछ तुम्हारे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में होंगे, कुछ जो तुम्हारे वीकली अरेंज्ड सेकेंडरी लिम्फोइड टिश्यू होते हैं जैसे काल्ट माल्ट गाल्ट, वहाँ पे होते हैं। तो इम्यून सिस्टम के जो सेल्स हैं वो बॉडी में क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब जब बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं इम्यून सिस्टम के सेल्स, तो होना ये चाहिए कि अगर एक बार इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है तो सभी के सभी सेल्स के पास क्या हो, सिग्नल पहुंचे, क्या हो, सभी सेल्स के बीच में कम्युनिकेशन हो। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए ये जरूरी है कि कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स सिक्रीट किए जाएं जो कि हर एक सेल के ऊपर जा, हर एक सेल को या फिर कुछ पर्टिकुलर सेल्स को एक्टिवेट करे। और जब ये पर्टिकुलर सेल्स एक्टिवेट हो जाए तो वो सही टाइम पे सही जगह पहुंच के क्या कर सके, इन्वेडिंग पैथोजन को मार सके। तो वो केमिकल्स जो कि इम्यून सिस्टम के सेल्स के द्वारा सिक्रीट किया जाएगा, और ये सेल्स जो हैं वो क्या करने में हेल्प करेंगे, बॉडी के अलग अलग सेल्स को एक तो रेगुलेट करेंगे, और दूसरा कुछ केमिकल्स सेल्स को इन्फेक्शन के साइट पे अट्रैक्ट करेंगे ताकि इन्फेक्शंस को आसानी से टैकल किया जा सके। तो ये सभी ग्रुप ऑफ केमिकल्स क्या कहलाते हैं, दे आर कलेक्टिवली नोन एज साइटोकाइंस। तो ऐसे प्रोटीन्स जो एक सेल से दूसरे सेल्स के बीच में कम्युनिकेशन का काम कर रहे हों, और खास करके इम्यून सिस्टम में, तो ऐसे प्रोटीन्स क्या कहलाएंगे, तो ऐसे प्रोटीन्स कहलाएंगे साइटोकाइंस। अब साइटोकाइंस जो होते हैं वो जब एक बार सिक्रीट कर दिए गए हैं किसी एक सेल के द्वारा, तो वो अपने टारगेट सेल के एक पर्टिकुलर रिसेप्टर पे बाइंड करेंगे, और टारगेट सेल पे पर्टिकुलर रिसेप्टर पे बाइंड करने के बाद कई तरीके का रिस्पॉन्स दिखा सकते हैं, डिपेंड करेगा कि कौन से सेल्स है वहां पे। अब क्या क्या रिस्पॉन्स शो हो सकता है, तो साइटोकाइंस सेल एडहेशन मॉलिक्यूल्स का एक्सप्रेशन करवा सकते हैं। सेल एडहेशन मॉलिक्यूल के अलावा ये कीमोकाइंस के रिसेप्टर्स को एक्सप्रेस करवा सकते हैं ऑन द टारगेट सेल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब जैसे ही सेल एडिशन मॉलिक्यूल के एक्सप्रेशन पैटर्न में चेंजेस देखने को मिलेगा, या फिर यहाँ पे उस सेल के ऊपर कीमोकाइन के रिसेप्टर्स का एक्सप्रेशन होगा, तो अलग अलग तरीके के एडिशन मॉलिक्यूल्स और कीमोकाइन रिसेप्टर्स की वजह से सेल्स एक जगह से दूसरे जगह तक मूवमेंट कर सकता है। दूसरी बात यह है कि जो साइटोकाइंस होते हैं वो इम्यून सेल्स की एक्टिविटी को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। अब इम्यून सेल्स की एक्टिविटी को घटा या बढ़ा कैसे सकते हैं, तो ये कर सकते हैं कि इम्यून सेल्स के ऊपर जो कोई एक पर्टिकुलर एंजाइम का एक्सप्रेशन हो रहा है, उस एंजाइम के एक्सप्रेशन लेवल को कम या ज्यादा कर दे, जिसके कारण इसकी एक्टिविटी इंक्रीज या डिक्रीज हो जाए। साथ ही साथ ये ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे भी काम कर सकते हैं, और ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे जब ये काम करेंगे तो जाहिर सी बात है प्रोटीन का जो एक्सप्रेशन का पैटर्न है वो क्या होगा, चेंज होगा। और जैसे ही प्रोटीन का एक्सप्रेशन चेंज होगा, अब या तो सेल्स प्रोलिफरेट कर सकते हैं, डिफरेंशिएट हो सकते हैं, या फिर इसके अलावा ये कुछ इफेक्टर फंक्शंस को प्ले कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर तुम देखो तो होता यह है कि जो इम्यून सेल्स के द्वारा सिक्रीट किए जाने वाले साइटोकाइंस होते हैं, ये साइटोकाइंस सेल्स को इम्यून सेल्स को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि किस सेल्स को डिवाइड करना है, किस सेल को सरवाइव करना है, या फिर किस सेल्स को क्या हो जाना चाहिए, डाई हो जाना चाहिए, मर जाना चाहिए।
ये सब पूरा का पूरा सिग्नल किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये सिग्नल प्रदान किया जाता है बाय द साइटोकाइन। अब किसी एक साइटोकाइंस की सेंसिटिविटी क्या होगी, किसी एक किसी एक इम्यून सेल्स की सेंसिटिविटी क्या होगी उस पर्टिकुलर साइटोकाइन के लिए, तो उसको डिसाइड किया जाता है बाय द रिसेप्टर्स। उस इम्यून सेल के ऊपर प्रेजेंट जो साइटोकाइन के रिसेप्टर्स हैं, उनके द्वारा डिसाइड होता है कि ये सेल्स की सेंसिटिविटी क्या होगी। अब इन जनरल होता ये है कि साइटोकाइंस और उनके रिसेप्टर्स के बीच में जो होती एफिनिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। और केडी की वैल्यू देखो तो 10⁻⁻8 से लेके 10⁻12 मोलार तक का केडी वैल्यू देखने को मिल सकता है। मीन्स रिसेप्टर की एफिनिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो साइटोकाइंस बहुत कम अमाउंट में भी सिक्रीट किए जाएं तो भी ये अपना फंक्शन प्ले कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ ये है कि यहाँ पे कुछ साइटोकाइंस जो होते हैं, अब एफिनिटी ज्यादा होने के बावजूद भी बहुत सारे साइटोकाइंस जो होते हैं उन सेल्स के आसपास ही सिक्रीट किए जाते हैं ताकि बायोलॉजिकल फंक्शन जो है वो जल्दी से और तेजी से मीडिएट किया जा सके। अब ये तो था साइटोकाइन के कुछ जनरल ओवरव्यू के बारे में। अब हम आ रहे हैं साइटोकाइंस की फैमिलीज के बारे में। और अगर साइटोकाइंस को देखो तो साइटोकाइंस कैन बी डिवाइडेड इनटू 6 मेजर फैमिलीज। इसमें पहला मेजर फैमिली इज द इंटरल्यूकिन 1 फैमिली, ऑल्सो नोन एज IL-1 फैमिली। दूसरा जो फैमिली है दिस इज क्लास 1 साइटोकाइन फैमिली, और ये क्लास 1 साइटोकाइन फैमिली को ही हिमेटोपोएटिन साइक्लिन साइटोकाइन फैमिली कहा जाता है। द थर्ड फैमिली ऑफ द साइटोकाइन इज इंटरफेरोन साइटोकाइन फैमिली और क्लास 2 साइटोकाइन फैमिली। फोर्थ क्लास इज TNF फैमिली ऑफ द साइटोकाइन। फिफ्थ क्लास है इंटरल्यूकिन 17 का फैमिली, और सिक्स्थ क्लास है कीमोकाइंस के फैमिली। अब ये 6 फैमिलीज प्रेजेंट होते हैं हमारे साइटोकाइंस के। अब अगर साइटोकाइंस को डिस्क्राइब करना है तो साइटोकाइंस को दो तरीके से डिस्क्राइब किया जा सकता है। पहला तो वो फंक्शन क्या प्ले कर रहा है, और दूसरा वो एक्शन जब कर रहा है तो एक्शन करने के लिए उस साइटोकाइन को कितनी दूरी पे सिक्रीट किया गया है। तो सबसे पहले तो अगर साइटोकाइन के क्लासिफिकेशन को देखो तो जो अर्ली अटेम्प्ट्स थे, मतलब पहले जब साइटोकाइन को क्लासिफाई करने का कोशिश किया गया तो साइंटिस्ट ने उनको जनरली क्या कह दिया, इंटरल्यूकिन्स कह दिया। और जैसे जैसे उसका डिस्कवरी होता गया उसके हिसाब से उसको नंबर दे दिया गया। जैसे कि जो सबसे पहला साइटोकाइन हमको मिला हमने उसका नाम रख दिया इंटरल्यूकिन 1। जो दूसरा साइटोकाइन मिला उसको हमने रख दिया इंटरल्यूकिन 2। ऐसा साइटोकाइन जो कि 10वें नंबर पे मिला उसको हमने रख दिया इंटरल्यूकिन 10। अब इंटरल्यूकिन को इंटरल्यूकिन ही क्यों कहा गया? तो यहाँ पे जब इंटरल्यूकिन को ब्रेक करोगे तो इंटरल्यूकिन 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट वर्ड इज इंटर, जो कि एक लैटिन का वर्ड है जिसका मतलब होता है बिटवीन, और ल्यूकिन का मतलब होता है ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स को ही WBC कहा जाता है। तो इंटरल्यूकिन्स किन्हें कहा गया? ऐसे साइटोकाइंस या फिर ऐसे केमिकल्स जो कि WBC के बीच में कम्युनिकेशन में हेल्प कर सकते हैं, दो WBC के बीच में कम्युनिकेशन करवा सकते हैं, ऐसे केमिकल्स को कहा गया साइटोकाइंस। लेकिन जब हम लोग इसको क्लासिफाई करने की कोशिश किए तो जो रिक्लासिफिकेशन जब हमने इसको करना चाहा तो हुआ ये कि यहाँ पे जब हम रिक्लासिफिकेशन करना चाह रहे थे उससे पहले ही बहुत सारे साइटोकाइन का नाम रख दिया गया था, जिसके कारण रिक्लासिफिकेशन में क्या स्टार्ट होना, प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो गया। अब साइटोकाइन में ही कुछ केमिकल्स को कहा जाता है कीमोकाइंस। अब कीमोकाइंस क्या होते हैं? तो कीमोकाइंस ऐसे साइटोकाइंस होते हैं जो कि कुछ सेल्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब
ऐसे सेल्स को अट्रैक्ट करेंगे जिनके ऊपर कीमोकाइन का रिसेप्टर प्रेजेंट होगा, और ऐसे रिसेप्टर वाले सेल्स को क्या किया जा सकता है, कीमोकाइंस के द्वारा अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जा सकता है। अब जब अट्रैक्शन होगा तो ये सेल्स जो हैं उस तरफ माइग्रेट करेंगे जहां पे कीमोकाइन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है। और अगर हम इंटरल्यूकिन और कीमोकाइंस के क्लासिफिकेशन को देखें तो कीमोकाइंस का जो क्लासिफिकेशन है इट इज मोर साइंटिफिक। ये मोर साइंटिफिक है, मोर लॉजिकल है, क्योंकि कीमोकाइंस का जो हमने क्लासिफिकेशन किया वो किया ऑन द बेसिस ऑफ बायोकेमिकल स्टडीज, जबकि इंटरल्यूकिन्स को हमने क्या किया, उसको डायरेक्टली जिस हिसाब से खोजा जा रहा था उस हिसाब से हमने उसका क्या कर दिया, नाम रखना स्टार्ट कर दिया था। इसीलिए अभी तक जो हमारे साइटोकाइंस होते हैं उसके क्लासिफिकेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। अब नेक्स्ट हम साइटोकाइंस को डिस्क्राइब कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टारगेट सेल्स एंड द सिक्रीटिंग सेल्स। अब दो सेल्स के बीच में कितना डिस्टेंस है उसके हिसाब से साइटोकाइंस तीन तरीके के हो सकते हैं। फर्स्ट इज एंडोक्राइंस, सेकेंड इज पैराक्राइन, और थर्ड इज ऑटोक्राइन। अब किन साइटोकाइंस को एंडोक्राइन कहा जाएगा, किन साइटोकाइंस को पैराक्राइन कहा जाएगा, और किन्हें ऑटोक्राइन कहा जाएगा। तो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं दिस इज अ सेल, और ये सेल क्या कर रहा है, कुछ इंटरल्यूकिन्स को सिक्रीट कर रहा है। और जब ये इंटरल्यूकिन सिक्रीट हो रहे हैं और इनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमको जरूरत पड़ रही है ब्लड की, ये हो गया हमारा टारगेट सेल्स। तो जब ये इंटरल्यूकिन्स ब्लड वेसल्स की सहायता से बहुत दूर डिस्टेंस ट्रेवल करके अपना फंक्शन प्ले करते हैं तो ऐसे साइटोकाइंस को क्या कहा जाता है, एंडोक्राइंस कहा जाता है। तो ऐसे साइटोकाइंस जो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू अपने टारगेट सेल्स तक पहुंचेंगे ऐसे सेल्स कहलाते हैं एंडोक्राइंस। पैराक्राइन किन्हें कहा जाएगा, तो अगर टारगेट सेल्स अपने आसपास टारगेट सेल्स जो है वो डोनर सेल के आसपास में ही प्रेजेंट होगा तो ऐसे ऐसे साइटोकाइंस या फिर ऐसे इंटरल्यूकिन्स क्या कहलाएंगे, दे आर नोन एज पैराक्राइन साइटोकाइंस। और ऑटोक्राइन साइटोकाइंस किन्हें कहा जाता है, तो अगर कोई एक सेल अपने खुद के लिए क्या करे, इंटरल्यूकिन प्रोड्यूस करे, तो ऐसे इंटरल्यूकिन्स को क्या कहा जाएगा, ऑटोक्राइन कहा जाएगा। अगर मोस्ट ऑफ द केसेस में साइटोकाइंस को देखो तो साइटोकाइंस जो होते हैं या तो ऑटोक्राइन हो सकते हैं या तो पैराक्राइन हो सकते हैं। बहुत कम केसेस में एंडोक्राइन वाले साइटोकाइंस देखने को मिलेंगे हम लोग को। अब अगर साइटोकाइंस के कुछ कैरेक्टर्स को देखो तो साइटोकाइंस प्लियोट्रॉफी शो कर सकता है, रिडंडेंसी शो कर सकता है, सिनर्जिज्म शो कर सकता है, एंटागोनिज्म शो कर सकता है, और कास्केट इंडक्शन दिखा सकता है। अब इन वर्ड्स को एक एक करके समझते हैं कि ये वर्ड हैं क्या चीजें। तो सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज प्लियोट्रॉफी। तो प्लियोट्रॉफी का मतलब क्या होता है, अगर एक ही साइटोकाइन हो और ये साइटोकाइन अलग अलग सेल के ऊपर बाइंड करके अलग अलग रिस्पॉन्स दिखा रहा हो तो इसे कहा जाएगा प्लियोट्रॉफिक एक्टिविटी। और एग्जाम्पल इसका यहां पे देख के समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज एक्टिवेटेड टी हेल्पर सेल्स, इसने सिक्रीट किया इंटरल्यूकिन 4। अब ये इंटरल्यूकिन बी सेल के ऊपर बाइंड करके अलग तरीके का फंक्शन शो कर सकता है, साइटोटॉक्सिक टी सेल के प्रिकर्सर के ऊपर बाइंड करके अलग टाइप का रिस्पॉन्स शो कर सकता है, और मास्ट सेल के ऊपर बाइंड करके अलग तरीके का रिस्पॉन्स शो कर सकता है। तो अगर एक साइटोकाइन अलग अलग सेल के ऊपर बाइंड करके अलग अलग तरीके का फंक्शन परफॉर्म करे तो इसे कहा जाएगा प्लियोट्रॉफी। नेक्स्ट टर्म आता है रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है, अगर दो या अधिक तरीके के साइटोकाइंस एक सेल पे बाइंड करे और सेम तरीके का फंक्शन परफॉर्म करे तो इसे कहा जाएगा रिडंडेंसी। जैसे कि फॉर एग्जांपल फिर से
एक्टिवेटेड टी हेल्पर सेल्स है। अब ये इंटरल्यूकिन 2, 4, 5 तीनों में से कुछ भी सिक्रीट करे, अगर वो बी सेल के ऊपर बाइंड करेगा तो बी सेल प्रोलिफरेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो तीनों के तीनों केमिकल्स जो हैं वो सेम तरीके का फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो दिस इज नोन एज रिडंडेंसी। थर्ड टर्म आता है सिनर्जी। सिनर्जी का मतलब क्या होता है? अगर दो या फिर अधिक साइटोकाइंस एक साथ मिलके नॉर्मल से ज्यादा अच्छे से फंक्शन परफॉर्म करें, यानी कि एडिटिव इफेक्ट शो करें, तो इसे क्या कहा जाएगा? सिनर्जी कहा जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर एक्टिवेटेड टी हेल्पर सेल ने इंटरल्यूकिन 4 और 5 सिक्रिएट किया, तो दोनों इंटरल्यूकिन एक साथ बी सेल पे बाइंड करके क्या करवा सकता है? एंटीबॉडी क्लास स्विचिंग करवा सकता है, और एंटीबॉडीज में आईजीई का फॉर्मेशन हो सकता है। नेक्स्ट हम आता है एंटागोनिज्म। एंटागोनिज्म का मतलब क्या है? अगर एक साइटोकाइन दूसरे साइटोकाइन के इफेक्ट को इनहिबिट कर दे तो इसे कहा जाएगा एंटागोनिज्म। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंटरल्यूकिन 4 अगर सिक्रीट हो तो यहाँ पे क्या होगा? आईजीई क्लास स्विचिंग होगा। लेकिन अगर गलती से वहां पे इंटरफेरोन गामा सिक्रीट कर दिया गया तो क्लास स्विचिंग को क्या कर दिया जाएगा? ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो दिस इज एंटागोनिज्म। यहाँ पे दो केमिकल्स एक दूसरे का बिल्कुल विपरीत प्रभाव शो कर रहे हैं, तो दिस इज एंटागोनिज्म। कास्केड इंडक्शन का मतलब क्या होता है? अगर एक सेल के द्वारा सिक्रीट किया जाने वाला जो हमारा साइटोकाइन है वो एक पूरा का पूरा पाथवे स्टार्ट करा दे, तो इसे कहा जाता है कास्केड इंडक्शन। तो जो हमारे साइटोकाइंस होते हैं ये प्लियोट्रॉफी भी शो कर सकते हैं, मींस एक ही साइटोकाइन अलग अलग सेल के ऊपर अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। रिडंडेंसी शो कर सकते हैं, मींस दो या दो से अधिक साइटोकाइन सेम तरीके का काम कर सकते हैं। सिनर्जिज्म शो कर सकते हैं, मतलब दो साइटोकाइन एक साथ मिलके ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। एंटागोनिज्म हो सकता है, मतलब दो साइटोकाइंस एक दूसरे का बिल्कुल विपरीत प्रभाव दिखाएं। या फिर कास्केड इंडक्शन हो सकता है, मतलब कि एक साइटोकाइन के द्वारा बहुत सारे पूरे के पूरे एक बायोकेमिकल पाथवे का प्रारंभ स्टार्ट हो जाए और बहुत सारे साइटोकाइंस सिक्वेंशियली बने, तो इसे कहा जाएगा कास्केड इंडक्शन। तो ये हुआ साइटोकाइन। अब हम आते हैं एक एक साइटोकाइंस की फैमिली को डिटेल में पढ़ते हैं, और यहाँ पे है जो हम पहला फैमिली पढ़ रहे हैं, इट इज इंटरल्यूकिन फर्स्ट फैमिली। और ये जो इंटरल्यूकिन फर्स्ट फैमिली के मेंबर्स होते हैं दे आर प्रो इन्फ्लामेटरी सिग्नल्स। प्रो इन्फ्लामेटरी सिग्नल्स का मतलब इंटरल्यूकिन फर्स्ट के फैमिली के मेंबर्स जो हैं वो क्या करा सकते हैं? इन्फ्लामेशन कॉज करा सकते हैं। जो इंटरल्यूकिन 1 फैमिली के साइटोकाइंस होंगे वो अर्ली रिस्पॉन्स के दौरान, मींस अगर फॉर एग्जांपल किसी एक जगह पे वायरस, पैरासाइट या फिर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ और उस वायरस, पैरासाइट या फिर बैक्टीरियल एंटीजन को रिकॉग्नाइज किया गया इनेट रिसेप्टर्स के द्वारा, जो कि डेंड्राइटिक सेल, मोनोसाइट, मैक्रोफेज के ऊपर प्रेजेंट है, तो इंटरल्यूकिन क्लास 1 फैमिली के मेंबर्स को सिक्रीट किया जा सकता है ड्यूरिंग द अर्ली इम्यून रिस्पॉन्स। और ये जो इंटरल्यूकिन 1 फैमिली के मेंबर्स होते हैं दे आर प्रो इन्फ्लामेटरी। साथ ही साथ ये लोग सिस्टेमिक इफेक्ट शो कर सकते हैं। अब सिस्टेमिक इफेक्ट किन्हें कहा जाता है? तो ऐसे इफेक्ट जो कि कंप्लीट बॉडी को प्रभावित करे, ऐसे इफेक्ट्स क्या कहलाते हैं? सिस्टेमिक इफेक्ट्स कहलाते हैं। अब साथ ही साथ ये प्रो इन्फ्लामेटरी हो सकते हैं, सिस्टेमिक इफेक्ट शो कर सकते हैं। इसके अलावा ये लिवर को सिग्नल भेज सकते हैं ताकि दूसरे साइटोकाइंस का सिक्रीशन स्टार्ट हो जाए। जैसे कि अगर कहीं पे वायरस का इन्फेक्शन है तो इंटरफेरोन सिक्रीट किए जाने लग जाए, दूसरे कीमोकाइंस और साइटोकाइंस सिक्रीट किए जाने लग जाए ताकि इन्फेक्शन को टैकल किया जा सके। अब एक बार ये प्रोटीन बन गए तो ये प्रोटीन फर्दर क्या कर सकते हैं? बहुत सारे प्रोटेक्टिव इफेक्ट्स को चालू कर सकते हैं बॉडी में। अब ये प्रोटेक्टिव इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? वायरस के आरएनए को हम डिग्रेड कर सकते हैं, या फिर बॉडी में फीवर इंड्यूस करवा सकते हैं ताकि
ऐसे बैक्टीरिया जो टेम्परेचर सेंसिटिव है उनको बॉडी से क्या किया जा सके, निकाला जा सके। अब इंटरल्यूकिन फैमिली के अगर मेंबर्स को देखो तो इसके इंटरल्यूकिन फैमिली में आते हैं इंटरल्यूकिन 1 अल्फा, 1 बीटा, 1 आर ए, इंटरल्यूकिन 18 एंड इंटरल्यूकिन 33। अगर इंटरल्यूकिन को देखें ना तो दे आर नॉन इंटरफेरोन साइटोकाइंस, जिसको सबसे पहले आइडेंटिफाई किया गया था। और ये जो होते हैं दे आर प्रो इन्फ्लामेटरी सिग्नल्स, जो कि बॉडी में इन्फ्लामेशन कॉज करा सकते हैं। और इसके अगर रिसेप्टर को देखें तो ये रिसेप्टर्स जो होते हैं दे आर इम्यूनोग्लोबुलिन फैमिली के रिसेप्टर्स। ठीक है, तो दिस इज द जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ द क्लास 1 इंटरल्यूकिन्स। अब इंटरल्यूकिन्स फर्स्ट की अगर बात करें तो इंटरल्यूकिन फर्स्ट जो होते हैं दे एक्ट एज इंटरमीडिएट molecule between the adaptive immune response and the innate immune response। और ये जो इंटरल्यूकिन 1 है ये टी और बी सेल्स दोनों को एक्टिवेट करा सकते हैं। और ये जो हमारे इंटरल्यूकिन 1 साइटोकाइन के फैमिली के मेंबर्स होते हैं, इसमें दो मेंबर्स इंपॉर्टेंट है, इंटरल्यूकिन 1 अल्फा और इंटरल्यूकिन 1 बीटा। इनके बारे में थोड़ा डिटेल से जानते हैं कि जो हमारे इंटरल्यूकिन 1 अल्फा और इंटरल्यूकिन 1 बीटा होते हैं, ये दोनों के दोनों प्रिकर्सर प्रोटीन से बनते हैं, जिन्हें कहा जाता है प्रो इंटरल्यूकिन 1 अल्फा एंड प्रो इंटरल्यूकिन 1 बीटा। और इनका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है इट इज 31 किलो डाल्टन। अगर हम प्रो इंटरल्यूकिन 1 अल्फा की बात करें तो दे आर बायोलॉजिकली एक्टिव, लेकिन ये मेम्ब्रेन बॉन्ड फॉर्म में पाया जाता है। जबकि जो हमारा प्रो इंटरल्यूकिन 1 बीटा होता है, इसको अगर काम करना है तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसकी प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी। और प्रोसेसिंग करके इसे सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी जाके ये काम कर सकता है। और ये चाहे इंटरल्यूकिन 1 अल्फा बने चाहे इंटरल्यूकिन 1 बीटा बने इसके प्रिकर्सर से, यहाँ पे जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम काम कर रहा होता है दिस इज कैस्पेज 1। और ये कैस्पेज 1 दोनों प्रिकर्सर को क्लीव करके क्या कर सकता है, इंटरल्यूकिन 1 अल्फा और बीटा को मैच्योर फॉर्म में बना सकता है। और ये जो कास्पेज 1 होता है ये एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में पाया जाता है, जिसे बॉडी में इन्फ्लासोम कहा जाता है। साथ ही साथ इंटरल्यूकिन 1 अल्फा 1 बीटा के अलावा इंटरल्यूकिन 1 फैमिली में इंटरल्यूकिन 18 और इंटरल्यूकिन 33 दोनों के दोनों मेंबर्स भी आते हैं। अब आते हैं हम लोग इंटरल्यूकिन 1 फैमिली के रिसेप्टर्स के ऊपर। और ये जो इंटरल्यूकिन फैमिली के रिसेप्टर्स का अगर स्ट्रक्चर देखो तो इसमें एक एक्स्ट्रा सेलुलर इम्यूनोग्लोबुलिन डोमेन होता है और साथ ही साथ एक इंट्रा सेलुलर टॉल लाइक रिसेप्टर डोमेन देखने को मिलता है। अब इम्यूनोग्लोबुलिन डोमेन के बारे में तो हमको पता है, इस TIR डोमेन के ऊपर बात करते हैं। ये जो TIR डोमेन होता है ये 200 एमिनो एसिड का बना हुआ होता है और इस 200 एमिनो एसिड के बने हुए TR डोमेन में 3 कंजर्व बॉक्सेस होते हैं और ये बॉक्सेस एक दूसरे से दूर प्रेजेंट होते हैं और इनके बीच में जो एमिनो एसिड होता है इनकी लंबाई क्या हो सकती है, वेरिएबल हो सकती है। एक बार अगर ये हमारे रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएंगे तो TIR डोमेन क्या कर सकता है, अपने ऊपर कुछ साइटोप्लाज्मिक सिग्नलाइजेशन एडाप्टर प्रोटीन को बाइंड कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए MyD88, और जैसे ही MyD88 बाइंड करेगा यहाँ पे क्या हो सकता है, सिग्नल चल सकता है। तो स्ट्रक्चर को थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है हमको किसका, इंटरल्यूकिन 1 रिसेप्टर के फैमिली का। तो ये हो गया हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन जिसके ऊपर 3 इम्यूनोग्लोबुलिन डोमेन देखने को मिल रहे हैं। दिस इज ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन और दिस इज साइटोप्लाज्मिक डोमेन। और साइटोप्लाज्मिक डोमेन में क्या प्रेजेंट है, TIR डोमेन प्रेजेंट है। जब एक बार इंटरल्यूकिन 1 इसके ऊपर आके बाइंड करेगा तो इसमें कन्फर्मेशन चेंज होगा और कन्फर्मेशन चेंज जैसे ही होगा, कन्फर्मेशन चेंज होने की वजह से
यहाँ पे क्या हो सकता है, इस TIR डोमेन के ऊपर एक प्रोटीन को बाइंड करवा जा सकता है जिसका नाम है MyD88। और जैसे ही MyD88 इसके ऊपर बाइंड करेगा, आगे सिग्नल बॉडी के अंदर, सेल के अंदर चल सकता है। और जैसे ही सेल के अंदर सिग्नल चलना स्टार्ट होगा, बहुत सारे रिस्पॉन्स देखने को मिल सकते हैं। और ये जो इंटरल्यूकिन 1 का रिसेप्टर होता है, ये रिसेप्टर जो होता है वो मोनोमेरिक रिसेप्टर हो सकता है, या फिर और इसके साथ ही साथ क्या हो सकते हैं, इनहिबिटरी लिगेंड देखने को मिल सकते हैं। मींस ये रिसेप्टर या तो मोनोमेरिक हो सकता है और या तो हेट्रोडाइमेरिक हो सकता है। अब इस चीज को समझो, मोनोमेरिक और हेट्रोडाइमेरिक क्यों बोल रहा हूं मैं इसको। तो जो क्लास 1 जो हमारे इंटरल्यूकिन फर्स्ट होते हैं, इंटरल्यूकिन फर्स्ट में ये रहा हमारा पहला रिसेप्टर का कंपोनेंट, जिसे हम कह रहे हैं इंटरल्यूकिन 1 रिसेप्टर फर्स्ट। और ये जो इंटरल्यूकिन 1 रिसेप्टर फर्स्ट है ना, ये इंटरल्यूकिन 1 रिसेप्टर फर्स्ट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द रिसेप्टर। और इसके साथ एक एक्सेसरी प्रोटीन प्रेजेंट हो सकता है जिसे हम कह रहे हैं इंटरल्यूकिन 1 रिसेप्टर एक्सेसरी प्रोटीन। ठीक है, तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा डिटेल में जो नीचे चीजें लिखी हुई उसको समझो। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, जो इंटरल्यूकिन 1 का रिसेप्टर होता है, इंटरल्यूकिन 1 के रिसेप्टर में देखो तो दो कंपोनेंट है। एक कंपोनेंट है इंटरल्यूकिन रिसेप्टर 1, और ये इंटरल्यूकिन रिसेप्टर 1 के पास एक लॉन्ग साइटोप्लाज्मिक डोमेन होता है। और इस इंटरल्यूकिन 1 रिसेप्टर 1 के साथ ही साथ एक और सब यूनिट पाया जाता है जिसे कहा जाता है इंटरल्यूकिन 1 रिसेप्टर एक्सेसरी प्रोटीन। अब जैसे ही इस एक्सेसरी प्रोटीन के सिग्नल की बात करें, तो इसके ऊपर दो सिग्नल हो सकते हैं, या तो 1 अल्फा हो सकता है या तो 1 बीटा हो सकता है। इसे ही कलेक्टिवली हमने इस डायग्राम में इंटरल्यूकिन 1 कह दिया है। या फिर क्या हो सकता है, इसके जगह पे इंटरल्यूकिन 1 की जगह पे इंटरल्यूकिन 1 RA हो सकता है। और ये जो इंटरल्यूकिन 1 RA होता है, इट इज एंटागोनिस्ट ऑफ द इंटरल्यूकिन 1। अब एंटागोनिस्ट का मतलब क्या है कि जब इंटरल्यूकिन 1 इस रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करता तो कोई ना कोई एक सिग्नल चलता, और इस सिग्नल की वजह से क्या होता, बॉडी में अलग अलग तरीके के रिस्पॉन्स देखने को मिलते सेल के अंदर। लेकिन अगर सेम ये इंटरल्यूकिन 1 आके इसके ऊपर बाइंड हो जाए, तो ये इसके फंक्शन को होने नहीं देगा। मींस ये केमिकल इसके फंक्शन को रोक रहा है, तो दिस इज एंटागोनिज्म। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब हम अगर देखें तो इंटरल्यूकिन, ये जो होता है इंटरल्यूकिन रिसेप्टर 1 का कंपोनेंट, ये एक्टिवेटरी सिग्नल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा यहाँ पे इंटरल्यूकिन 1 रिसेप्टर 2 हो सकता है जो कि बाइंड करता है इस एंटागोनिस्ट कंपाउंड से। और जैसे ही ये इसके ऊपर बाइंड करेगा, आगे की तरफ सिग्नलिंग बंद हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे तो हमको क्या देखने को मिल रहा है, ये रिसेप्टर ट्रांस मेम्ब्रेन हो सकते हैं। ट्रांस मेम्ब्रेन के अलावा ये जो रिसेप्टर्स हैं वो क्या हो सकते हैं, सिक्रेटरी हो सकते हैं। अब ये जो सिक्रेटरी वाले रिसेप्टर्स होंगे, वो या तो हो सकते हैं इंटरल्यूकिन 1 रिसेप्टर 2, एस लगा हुआ है मीन सिक्रेटरी, या फिर हो सकता है सिक्रेटरी इंटरल्यूकिन 1 रिसेप्टर एक्सेसरी प्रोटीन। ये दोनों के दोनों सिक्रेटरी फॉर्म में भी पाए जा सकते हैं। तो ये हुआ पूरे के पूरे इंटरल्यूकिन फर्स्ट रिसेप्टर के स्ट्रक्चर के बारे में। अगर इंटरल्यूकिन 1 फैमिली के साइटोकाइंस को देखो ना, तो इंटरल्यूकिन 1 हो, चाहे इंटरल्यूकिन 18 हो, चाहे इंटरल्यूकिन 33 हो, ये तीनों के तीनों साइटोकाइंस जो हैं वो एक हेट्रोडाइमेरिक रिसेप्टर से बाइंड करेंगे। ओनली एक ही हेट्रोडाइमेरिक रिसेप्टर है, तो तीनों के तीनों उसी रिसेप्टर के ऊपर जाके बाइंड करेंगे। और एक ही रिसेप्टर होते हुए भी क्या हो सकता है, यहाँ पे सिग्नलिंग चल सकती है। ठीक, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरल्यूकिन फर्स्ट साइटोकाइन।
अब हम लोग आ रहे हैं सेकेंड टाइप ऑफ साइटोकाइंस, जिन्हें क्लास 1 साइटोकाइन या फिर हिमेटोपोएटिक साइटोकाइन भी कहा जाता है। अगर हम क्लास 1 साइटोकाइंस के ओरिजिन की बात करें तो क्लास 1 साइटोकाइंस जो है वो अलग अलग तरीके के सेल्स के द्वारा क्या कर सकते हैं, सिक्रीट किए जा सकते हैं और अलग अलग सेल्स के ऊपर अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि क्लास 1 साइटोकाइंस को देखें तो ये बी और टी सेल में प्रोलिफरेशन कॉज करवा सकता है। एग्जाम्पल है हमारा इंटरल्यूकिन 2, जो बी और टी सेल दोनों का प्रोलिफरेशन करवा सकता है। ये टी हेल्पर सेल्स के फंक्शन को रेगुलेट कर सकता है, ये बी सेल्स के डिफरेंशिएशन को रेगुलेट कर सकता है, एंटीबॉडी सिक्रीशन को रेगुलेट कर सकता है, या फिर किसी एक पर्टिकुलर ल्यूकोसाइट लीनिएज का डिफरेंशिएशन का इनिशिएशन करा सकता है। ये हमारा क्लास 1 साइटोकाइन। अगर क्लास 1 साइटोकाइन के 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को देखो तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्लास 1 फैमिली साइटोकाइंस में क्या देखने को मिलता है, एक 4 हेलिकल बंडल मोटिफ देखने को मिलता है। मींस दिस इज द स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर में क्या होता है, 4 हेलिक्स होते हैं जो एक दूसरे से एंटी पैरेलल होते हैं, और ऐसे केमिकल्स जिसमें ये वाला डोमेन देखने को मिल रहा है, ये वाला मोटिफ देखने को मिल रहा है, वो क्लास 1 साइटोकाइन फैमिली का मेंबर हो जाता है। और ये जो हेलिकल्स होते हैं दे आर अरेंज्ड इन एंटी पैरेलल ओरिएंटेशन। अब जो क्लास 1 हिमेटोपोएटिक साइटोकाइन फैमिली के मेंबर्स होते हैं ये क्या हो सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके, और ये अलग अलग तरीके के फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। और इसका जो रिसेप्टर होता है इट इज मल्टीमेरिक, मतलब मल्टी चेन से मिलके बना हुआ हो सकता है। और ये जो इसके रिसेप्टर्स होते हैं, इसके रिसेप्टर को देखो तो इसके रिसेप्टर में 2 इंपॉर्टेंट डोमेन्स हैं। एक इंपॉर्टेंट डोमेन के ऊपर क्या देखने को मिल रहा है, हमको 4 कंजर्व्ड सिस्टीन रेसिड्यू देखने को मिल रहे हैं, और दूसरे वाले डोमेन के ऊपर एमिनो एसिड का कंजर्व सीक्वेंस देखने को मिल रहा है, WSXWS। W का मतलब यहाँ पे क्या है, ट्रिप्टोफेन, S का मतलब है सेरिन, X का मतलब कोई भी एमिनो एसिड, फिर से W का मतलब ट्रिप्टोफेन, S का मतलब सेरिन। तो ये कैरेक्टरिस्टिक है हमारे क्लास 1 साइटोकाइन रिसेप्टर्स का। अब इस क्लास 1 साइटोकाइन फैमिली के रिसेप्टर के ऊपर इतने सारे केमिकल्स आके बाइंड कर सकते हैं और अलग अलग तरीके का रिस्पॉन्स शो कर सकते हैं ये लोग। अगर क्लास 1 साइटोकाइन फैमिली को देखें तो इसकी 3 सब फैमिलीज भी हैं। 3 सब फैमिलीज को अगर देखो तो पहली सब फैमिली है बीटा सी, दूसरी सब फैमिली है GP130 और तीसरी सब फैमिली है गामा सी। अब इसका नाम किस हिसाब से रखा गया है, तो हमने क्या देखा कि इस रिसेप्टर में बहुत सारे सब यूनिट्स हो सकते हैं, तो इसमें से जो कंजर्व सब यूनिट है उस कंजर्व सब यूनिट के हिसाब से हमने इसके सब क्लास का नाम रख दिया। अगर कंजर्व सब यूनिट बीटा वाला है तो इसका सब क्लास हो गया ये बीटा सी का, अगर कंजर्व सब यूनिट गामा वाला है तो वो गामा सी का मेंबर हो गया, अगर कंजर्व यूनिट GP130 है तो ये उस सब फैमिली का मेंबर हो जाता है। और ये जो सब फैमिली के मेंबर्स हैं वो अलग अलग तरीके के अल्फा सब यूनिट से बाइंड कर सकते हैं। बाइंडिंग का काम तो अल्फा का होगा, लेकिन सिग्नल जो चलाने का काम होगा वो किसका काम होगा, इन 3 डोमेन्स का होगा, जो कि अलग अलग तरीके के साइटोकाइंस के लिए एफिनिटी रखते हैं। जैसे कि गामा वाले को देखो तो इट बाइंड्स विद इंटरल्यूकिन 2, 4, 7, 9, 15 एंड 12, जबकि बीटा वाला अलग अलग साइटोकाइन से बाइंड करता है। GP130 भी अलग अलग साइटोकाइन से बाइंड कर सकता है। अगर इस क्लास 1 साइटोकाइन के गामा चेन में म्यूटेशन हो जाए, अब गामा चेन का जो जीन होता है वो प्रेजेंट होता है X क्रोमोसोम के ऊपर। अब जब इस गामा चेन में म्यूटेशन हो जाए तो साइटोकाइंस की सिग्नलिंग नहीं चल पाएगा, और साइटोकाइन की सिग्नलिंग नहीं चल पाएगा तो एडाप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है वो बॉडी के अंदर जनरेट नहीं हो पाएगा, और बॉडी में इम्यूनो डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगी। इसे कहते हैं हम लोग
एक्स लिंक्ड सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी और एक्स स्किड। ये किसकी वजह से हो रहा है? गामा चेन में म्यूटेशन की वजह से हो रहा है। ठीक है, क्योंकि गामा चेन जो होता है वो बहुत सारे इंटरल्यूकिन्स के लिए रिसेप्टर के तरीके से काम कर सकता है, और ये इंटरल्यूकिन्स में से एक इंपॉर्टेंट इंटरल्यूकिन है इंटरल्यूकिन 7। ये इंटरल्यूकिन 7 लिम्फोइड डेवलपमेंट के पर्टिकुलर स्टेजेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर गामा में म्यूटेशन हो गया तो इंटरल्यूकिन 7 का जो फंक्शन है वो परफॉर्म नहीं किया जा पाएगा, और इंटरल्यूकिन 7 का जब फंक्शन परफॉर्म नहीं हो पाएगा तो एडाप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट नहीं हो पाएगा। तो दिस डिजीज इज नोन एज, दिस कंडीशन इज नोन एज एक्स लिंक्ड सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी। तो ये हो गया हमारे 2 क्लास के साइटोकाइंस। जल्दी से एक बार फटाफट हम रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें हम लोग पढ़े हैं यहाँ पे। पहला चीज तो ये पढ़े कि हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे इम्यून सेल्स हैं, और ये बहुत सारे इम्यून सेल्स बॉडी में अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। जब अलग अलग जगह पे ये इम्यून सेल्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैं तो ये जरूरी है कि अलग अलग सेल्स के बीच में सिग्नलिंग हो, और अलग अलग सेल्स एक दूसरे से किसी तरीके से क्या हो, कनेक्टेड हो। तो ऐसे प्रोटीन्स जो कि इम्यून सिस्टम के अलग अलग सेल्स के बीच में कम्युनिकेशन करा सकता है उन्हें साइटोकाइंस कहा जाता है। और ये साइटोकाइंस अपने टारगेट सेल के ऊपर एक पर्टिकुलर रिसेप्टर पे बाइंड करते हैं, और पर्टिकुलर रिसेप्टर पे बाइंड करके अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करा सकते हैं। अलग अलग फंक्शन में ये हो सकता है कि वो उस टारगेट सेल के ऊपर किसी एक पर्टिकुलर तरीके के एडिशन मॉलिक्यूल्स का सिक्रीशन, एक एडिशन मॉलिक्यूल्स का प्रोडक्शन बढ़ा दे, या फिर उसके ऊपर कीमोकाइंस के रिसेप्टर को एक्सप्रेस करवा दे ताकि सेल्स एक जगह से दूसरे जगह पे मूव कर सके। या फिर ये क्या कर सकता है, साइटोकाइन जब अपने रिसेप्टर से बाइंड करे तो बॉडी में सेल के अंदर ट्रांसक्रिप्शन को प्रभावित करे, जिसके कारण किसी एक पर्टिकुलर एंजाइम की एक्टिविटी कम या ज्यादा हो जाए, और उस एंजाइम की एक्टिविटी कम या ज्यादा होने की वजह से सेल्स के प्रोलिफरेशन और डिफरेंशिएशन के ऊपर क्या होगा, प्रभाव पड़ेगा। यही जो साइटोकाइंस होते हैं वो सेल्स को सरवाइव करने के लिए या फिर उनके डेथ के लिए सिग्नल प्रदान करते हैं। अब साइटोकाइंस अपने टारगेट सेल्स के ऊपर बाइंड करेगा कि नहीं करेगा, और बाइंड करेगा तो उसकी सेंसिटिविटी क्या होगी, उसको डिसाइड किया जाता है बाय द साइटोकाइंस रिसेप्टर। और ये जो साइटोकाइंस के रिसेप्टर्स की एफिनिटी साइटोकाइंस के लिए बहुत ज्यादा हाई होती है। भले ही यहाँ पे एफिनिटी बहुत ज्यादा हाई है, फिर भी साइटोकाइंस को एक सेल से दूसरे मतलब जो डोनर सेल है और जो रेसिपिएंट सेल है उसके पास में ही सिक्रीट किया जाता है, दूर से सिक्रीट नहीं किया जाता है। साइटोकाइंस को हम क्या कर सकते हैं, 6 मेजर क्लासेस में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला क्लास जो है वो इंटरल्यूकिन 1 फैमिली है। दूसरा है हमारा क्लास 1 साइटोकाइन फैमिली, जिसे हिमेटोपोइटिन साइटोकाइन फैमिली भी कहा जाता है। फिर क्लास 2 साइटोकाइन फैमिली, जिन्हें इंटरफेरोन साइटोकाइन फैमिली भी कहा जाता है। फोर्थ इज ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर फैमिली। फिफ्थ इज इंटरल्यूकिन 17 फैमिली, और सिक्स्थ इज कीमोकाइन। अगर साइटोकाइंस को डिस्क्राइब करना है तो साइटोकाइंस को या तो उसके फंक्शन के हिसाब से डिस्क्राइब किया जा सकता है, या तो वो जहां पे एक्शन कर रहे हैं उसके डिस्टेंस के हिसाब से उसको डिस्क्राइब किया जा सकता है। तो ऐसे साइटोकाइंस जो कि व्हाइट ब्लड सेल्स के बीच में कम्युनिकेशन करा रहे होते हैं उनको इंटरल्यूकिन्स कहा जाता है। और जब हमने साइटोकाइंस का नाम रखना स्टार्ट किया तो ऐसे ही नाम रख दिया कि जो सबसे पहला साइटोकाइन हमको मिला उसको हमने इंटरल्यूकिन 1 रख दिया, जो हमको दूसरा मिला उसको इंटरल्यूकिन 2 रख दिया। जब बाद में हमने उसको रिक्लासिफाई करने का कोशिश किया तो नाम तो बहुत पहले रखा जा चुका है, तो फिर से रिक्लासिफिकेशन में हमको प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो गई। अब अगर फंक्शन के हिसाब से इसको देखें तो ऐसे साइटोकाइंस जो कि सेल्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं वैसे साइटोकाइंस कहलाते हैं कीमोकाइंस। ये कीमोकाइंस टारगेट सेल पे एक पर्टिकुलर रिसेप्टर पे बाइंड करेंगे, और जैसे ही पर्टिकुलर रिसेप्टर पे बाइंड करेंगे तो ये सेल्स उस तरफ माइग्रेट करना स्टार्ट कर जाएंगे जहां पे कीमोकाइन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। इसके अलावा अगर कीमोकाइंस का अगर क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर देखें तो इट इज मोर लॉजिकल देन द नॉमेनक्लेचर एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरल्यूकिन,
because the nomenclature of chemokines is done on the basis of biochemical structure, while the interleukins are named on their their discovery. अब cytokines can be also described during the by the distance between the secreting and the recipient cells. तो ऐसे साइटोकाइंस जो कि जो हमारे डोनर सेल्स के द्वारा सिक्रीट किया जा रहा है और रेसिपिएंट सेल तक पहुंचने के लिए अगर उसको ब्लड स्ट्रीम की जरूरत है, ब्लड के साथ जाना पड़ रहा है, तो ऐसे साइटोकाइंस आर एंडोक्राइन। अगर दो सेल्स मतलब टारगेट सेल और सिक्रीटिंग सेल्स एक दूसरे के बिल्कुल पास पास प्रेजेंट है तो इस और तो फिर अगर कोई साइटोकाइंस या फिर इंटरल्यूकिन सिक्रीट किया जा रहा है तो दिस इज पैराक्राइन। और अगर सेल अपने खुद के लिए ही साइटोकाइन सिक्रीट कर रहा है तो दिस इज ऑटोक्राइंस। मोस्ट ऑफ द साइटोकाइंस जो होते हैं दे आर ऑटोक्राइंस और पैराक्राइंस। जो साइटोकाइंस हो सकते हैं वो प्लियोट्रॉफी शो कर सकते हैं, मींस अलग अलग सेल्स के ऊपर अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। रिडंडेंसी शो कर सकते हैं, मतलब दो या दो से अधिक साइटोकाइन एक सेल के ऊपर बाइंड करके सेम तरीके का फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। सिनर्जी शो कर सकते हैं, मींस दो या अधिक साइटोकाइंस एक साथ मिलके और ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स शो कर सकते हैं। या फिर एंटागोनाइज कर सकते हैं, मींस एक साइटोकाइन के रिस्पॉन्स को दूसरे साइटोकाइंस के द्वारा इनहिबिट किया जा सकता है, या तो कास्केड इंडक्शन हो सकता है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हर एक क्लास को थोड़ा डिटेल में पढ़ रहे हैं। पहला हमने क्लास जो पढ़ा इट इज इंटरल्यूकिन 1 फैमिली के साइटोकाइंस, और ये जो इंटरल्यूकिन 1 फैमिली के साइटोकाइंस होते हैं दे आर प्रो इन्फ्लामेटरी सिग्नल। और जब इनेट इम्यून सेल्स के द्वारा वायरस, पैरासाइट्स या फिर बैक्टीरिया को रिकॉग्नाइज किया जाता है, उस दौरान वेरी अर्ली इन्फेक्शन के दौरान ही क्या होता है, ये साइटोकाइन सिक्रीट किए जाते हैं। और एक बार जब ये साइटोकाइन सिक्रीट हो जाते हैं तो ये बॉडी में इन्फ्लामेशन कॉज करा सकते हैं या फिर सिस्टेमिक इफेक्ट दे सकते हैं, मींस पूरी बॉडी में किसी तरीके का रिस्पॉन्स शो करा सकते हैं, या तो फिर ये लिवर को सिग्नल दे सकते हैं ताकि दूसरे साइटोकाइंस को प्रोड्यूस किया जा सके। तो यहां से एक चीज पता चल रहा है कि साइटोकाइन का प्रोडक्शन किसके द्वारा किया जाता है, लिवर के द्वारा प्रोडक्शन किया जा सकता है। अगर देखें तो ये जो होते हैं, ये जो साइटोकाइंस जब बाइंड करने के बाद अलग अलग तरीके के जो केमिकल्स बनेंगे, अलग अलग तरीके के जो प्रोटीन्स बनेंगे, वो बॉडी के ऊपर अलग अलग तरीके का प्रोटेक्टिव इफेक्ट दिखाएंगे। जैसे कि अगर कहीं पे वायरस है तो वायरस आरएनए को डिग्रेड कर दिया जाएगा। अगर बैक्टीरिया है तो बॉडी में क्या किया जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया जाएगा, फीवर ले आया जाएगा ताकि टेम्परेचर सेंसिटिव बैक्टीरिया को ग्रो करने से रोका जा सके। अगर इंटरल्यूकिन फर्स्ट के फैमिली में देखें तो मेनली यहाँ पे 5 मेंबर्स हैं, इंटरल्यूकिन 1 अल्फा, 1 बीटा, इंटरल्यूकिन RA, इंटरल्यूकिन 18 एंड इंटरल्यूकिन 33। और ये सब के सब जो अपने रिसेप्टर से बाइंड करते हैं, और ये रिसेप्टर्स जो होते हैं इंटर इम्यूनोग्लोबुलिन फैमिली के मेंबर्स होते हैं। ये जो इंटरल्यूकिन 1 है इनेट और एडाप्टिव इम्यून सिस्टम के बीच में इंटरमीडिएट की तरह काम कर सकता है, और बी और टी सेल्स दोनों के एक्टिवेशन में अपना रोल प्ले कर सकता है। अगर इंटरल्यूकिन 1 फैमिली को देखो तो इसमें जो मेन है वो है हमारे इंटरल्यूकिन 1 अल्फा और 1 बीटा। ये 1 अल्फा और 1 बीटा का फॉर्मेशन जो होता है वो प्रो इंटरल्यूकिन 1 अल्फा, प्रो इंटरल्यूकिन 1 बीटा के द्वारा किया जाता है, जो कि एक प्रोटीन है। और इस प्रोटीन को देखो तो अगर जो 1 अल्फा है वो पाया जाता है मेम्ब्रेन बाउंड फॉर्म में, और मेम्ब्रेन बाउंड फॉर्म में पाए जाने के बावजूद ये बायोलॉजिकली एक्टिव होता है। लेकिन जो 1 बीटा है वो भी पाया जाता है मेम्ब्रेन के ऊपर, लेकिन उसको एक्टिव होने के लिए उसको मेम्ब्रेन के ऊपर से प्रोसेस करके उसको सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है, तभी वो काम करता है। और ये काम किया जाता है बाय अ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम नोन एज कास्पेज 1। और ये जो कास्पेज 1 जो होता है वो अकेले नहीं पाया जाता है, एक कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में पाया जाता है जिन्हें कहा जाता है इन्फ्लाजोम्स। और ये इन्फ्लाजोम ही क्या करता है, प्रो इंटरल्यूकिन 1 अल्फा 1 बीटा का प्रोसेसिंग करके इंटरल्यूकिन 1 अल्फा 1 बीटा का फॉर्मेशन करवाता है। 1 अल्फा 1 बीटा के अलावा इंटरल्यूकिन 18 या 33 हो सकता है, या फिर इसका एंटागोनिस्ट हो सकता है इंटरल्यूकिन R1। अगर इंटरल्यूकिन 1 फैमिली के रिसेप्टर्स को देखो तो इसमें मेनली 3 डोमेन्स है। जो सेल के बाहर है वो इम्यूनोग्लोबुलिन डोमेन है, जो सेल के अंदर है वो TIR डोमेन है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में धंसा हुआ है वो ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन है।
अब इम्यूनोग्लोबुलिन डोमेन और ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन के बारे में तो बातचीत हो चुकी है। टीआईआर डोमेन की बात करो तो टीआई डोमेन जो होता है वो 200 एमिनो एसिड का बना हुआ होता है और इसमें 3 कंजर्व बॉक्सेस होते हैं। अगर एक बार अगर इंटरल्यूकिन 1 फैमिली के रिसेप्टर के ऊपर सिग्नल बाइंड करता है तो टीआईआर डोमेन के ऊपर एडाप्टर प्रोटीन जैसे कि माइडी बाइंड कर सकता है और ये क्या कर सकता है, सेल के अंदर सिग्नलिंग को स्टार्ट करा सकता है। अगर इंटरल्यूकिन को देखो तो इंटरल्यूकिन 1, 18 और 13, 33 जो है वो सेम रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करके सेम सिग्नलिंग को क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। इसको हमने देखा तो मेनली जो होता है रिसेप्टर इट इज हेट्रोडाइमेरिक। हेट्रोडाइमेरिक मतलब 2 सब यूनिट से मिलकर बना होगा। अगर इंटरल्यूकिन 1 को देखो तो इंटरल्यूकिन 1 के लिए जो रिसेप्टर है वो 2 सब यूनिट का बना हुआ है। पहला सब यूनिट इज नोन एज इंटरल्यूकिन 1 रिसेप्टर फर्स्ट, दूसरा है इंटरल्यूकिन 1 रिसेप्टर एक्सेसरी प्रोटीन। जैसे इंटरल्यूकिन इनके ऊपर बाइंड करेगा सिग्नलिंग चलेगी अंदर की तरफ, टीआईआर के ऊपर एडाप्टर प्रोटीन्स बाइंड करेंगे और अंदर सिग्नल चल सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो सकता है, इंटरल्यूकिन 1 आर फर्स्ट की जगह पे, जो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ना इंटरल्यूकिन आर फर्स्ट, इस जगह पे क्या हो सकता है, आर सेकेंड हो सकता है। और ये जो आर सेकेंड है वो इंटरल्यूकिन 1 से बाइंड नहीं करेगा, किससे बाइंड करेगा, इंटरल्यूकिन 1 आर ए से बाइंड करेगा। और इंटरल्यूकिन आर ए से जैसे ही बाइंड करेगा तो दोनों ये जो दोनों सिग्नल होते हैं एक दूसरे के एंटागोनिस्ट होते हैं और एंटागोनिस्ट होने के कारण अब जब R1 है तो सिग्नलिंग चलेगी, जब R2 है तो सिग्नलिंग बंद हो जाएगी। अब ये एक्सेसरी प्रोटीन और ये जो R2 है ना, ये दोनों के दोनों प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाउंडेड फॉर्म में भी पाए जा सकते हैं या तो फिर सिक्रेटरी फॉर्म में भी पाए जा सकते हैं। ठीक है। अब अगर ये लोग सिक्रेटरी फॉर्म में पाए जा रहे हैं तो दिक्कत क्या होती है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अब फॉर एग्जांपल हम लोग इसको देख रहे हैं, अगर ये लोग सिक्रेटरी फॉर्म में पाए जा रहे हैं तो दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि अब सिक्रेटरी है तो इनके ऊपर कोई टीआईआर डोमेन तो होगा नहीं। जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं तो ये रहा हमारा सिक्रेटरी फर्स्ट R2, इसके ऊपर कोई टीआईआर डोमेन नहीं है, ना तो तुम्हारे इसके ऊपर कोई टीआईआर डोमेन है। अब फॉर एग्जांपल क्या हुआ, ये हमारा इंटरल्यूकिन 1 आर फर्स्ट सब यूनिट है और उस सब यूनिट के साथ ये जो एक्सेसरी प्रोटीन का ये वाला चेन आके बाइंड कर दिया और इसके ऊपर टीआईआर डोमेन तो था नहीं। अब इंटरल्यूकिन 1 तो बाइंड करेगा लेकिन क्या अंदर की तरफ सिग्नलिंग चल पाएगी, नहीं चल पाएगी, क्योंकि सिग्नलिंग अंदर की तरफ चलने के लिए टीआईआर डोमेन जरूरी है। तो जब ऐसा हो जाता है तो इस तरीके के रिसेप्टर को कहा जाता है डिकॉय रिसेप्टर। और डिकॉय रिसेप्टर कैंसर सेल्स इम्यून रिस्पॉन्स से बचने के लिए बनाते हैं, एपोप्टोसिस से बचने के लिए डिकॉय रिसेप्टर कैंसर सेल्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। अब हम सेकेंड क्लास के ऊपर आए थे, सेकेंड क्लास ऑफ द साइटोकाइंस, जिसे हम लोग क्लास 1 साइटोकाइंस भी बोल रहे हैं। और ये जो क्लास 1 साइटोकाइंस है दे आर द मेंबर्स ऑफ द हिमेटोपोएटिक हिमेटोपोएटिन फैमिली। अब अगर इसको देखो तो ये अलग अलग सेल्स के द्वारा प्रोड्यूस किए जा सकते हैं और अलग अलग सेल्स के ऊपर जाके अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं ये टी और बी सेल का प्रोलिफरेशन करवा सकते हैं, टी हेल्पर सेल्स के फंक्शन को रेगुलेट कर सकते हैं, बी सेल्स के डिफरेंशिएशन और एंटीबॉडी के सिक्रेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, और ल्यूकोसाइट को पर्टिकुलर लिनिएज में डिफरेंशिएशन को भी क्या कर सकते हैं, ये लोग कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम लोग इसके स्ट्रक्चर को देखें, क्लास 1 साइटोकाइन फैमिली के मेंबर्स को अगर देखो तो इसके जो मेंबर्स होते हैं इसके 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को जब हम देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि इसका जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है इसमें एक कंजर्व मोटिफ है जिसमें 4 एंटी पैरेलल अल्फा हेलिक्स पाए जाते हैं। तो ऐसे सभी प्रोटीन जिनमें ये वाला कंजर्व डोमेन पाया जाएगा वो क्लास 1 साइटोकाइन का मेंबर हो जाता है। वो ये स्ट्रक्चर हो गया जिसमें 4 हमको एंटी पैरेलल हेलिक्स देखने को मिल रहे हैं। अब हम लोग इसके रिसेप्टर के बारे में बात कर रहे थे। हमने क्या बोला कि ये जो रिसेप्टर्स होते हैं दे आर हिमेटोपोएटिन फैमिली के रिसेप्टर्स। और इस हिमेटोपोएटिन फैमिली के रिसेप्टर्स की जब बात करें तो इसमें 3 डोमेन है।
एक एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन जो कि सेल के बाहर है, एक ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में धंसा हुआ है, और एक इंट्रा सेलुलर डोमेन। अब एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन पे भी क्या है, दो कंजर्व रीजन है। पहला कंजर्व रीजन पे क्या है, 4 सिस्टीन के कंजर्व रेसिड्यूज हैं, और दूसरे डोमेन के ऊपर ट्रिप्टोफेन, सेरिन, कोई भी अमीनो एसिड ट्रिप्टोफेन और सेरिन का एक पर्टिकुलर सीक्वेंस पाया जाता है। और ऐसा सीक्वेंस जिसमें भी पाया जा रहा है तो वो समझ जाना है हमको कि दिस आर द मेंबर्स ऑफ द क्लास 1 साइटोकाइन रिसेप्टर फैमिली। अब ये तो फैमिली मेंबर हो, इसको देखो तो ये जो है वो क्या है, मल्टी सब यूनिट के बने हुए हो सकते हैं, 2 या 3 सब यूनिट हो सकते हैं। अब 2 या 3 सब यूनिट में कुछ जो सब यूनिट होते हैं वो तो कंजर्व रहते हैं, और कुछ क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। तो जो सब यूनिट कंजर्व रहते हैं उसके हिसाब से इसको क्या कर दिया गया है, सब फैमिली में डिवाइड कर दिया गया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर बीटा कंजर्व है तो बीटा सी में आएगा, अगर जीपी 130 कंजर्व है तो वो इसमें आएगा, अगर गामा कंजर्व है तो वो इस फैमिली में आएगा। और ये तीनों के तीनों फैमिली के मेंबर्स जो है वो अल्फा के साथ बाइंड कर सकते हैं। अल्फा का काम होता है सिग्नल को बाइंड करना, और बाइंड करने के बाद सेल के अंदर जो सिग्नलिंग चलाने का काम होता है वो इन 3 कंजर्व रीजन का होता है। और इन तीन कंजर्व रीजन को देखो तो ये अलग अलग इंटरल्यूकिन्स के लिए सिग्नल चला सकते हैं, जैसे कि गामा सी 2, 4, 7, 9, 15 और 12 के बारे में सिग्नल चला सकता है। इसमें इंपॉर्टेंट कौन है, हमारा इंटरल्यूकिन 7। अगर इंटरल्यूकिन 7 के जीन को देखो तो ये जीन पाया जाता है एक्स क्रोमोसोम पे। अगर इसमें म्यूटेशन हो जाए तो इंटरल्यूकिन 7 का सिग्नलिंग नहीं चल पाएगा, और सिग्नलिंग नहीं चल पाएगा तो लिम्फोइड का डेवलपमेंट हो ही नहीं पाएगा, और एडाप्टिव इम्यूनिटी कंप्लीट एब्सेंट रहेगी, और यह कंडीशन कहलाएगा एक्स लिंक्ड सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी। इतना तक क्लियर है चीजें, आया नहीं? जी सर। यस सर। चलो तो फिर अब थर्ड मेंबर ऑफ द साइटोकाइन फैमिली के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। द थर्ड मेंबर इज क्लास 2 साइटोकाइन। क्लास 2 साइटोकाइंस जो होते हैं इनको इंटरफेरोन साइटोकाइंस भी कहा जाता है, और इस इंटरफेरोन्स वाले फैमिली को भी 3 क्लासेस में क्लासिफाई किया गया। क्लास 1 इंटरफेरोन, जिसमें इंटरफेरोन अल्फा और इंटरफेरोन बीटा आते हैं। क्लास 2 इंटरफेरोन, जिसमें इंटरफेरोन गामा आता है। क्लास 3 इंटरफेरोन, जिसमें इंटरफेरोन लैम्डा आता है। ये 3 क्लासेस हैं हमारे क्लास 2 साइटोकाइंस के। अब अगर क्लास 2 साइटोकाइन को देखो तो वही इंटरफेरोन अल्फा मेंबर है इसका, इंटरफेरोन बीटा मेंबर है इसका, इंटरफेरोन गामा मेंबर है इसका, इंटरल्यूकिन 10, 19, 20, 22 और 24 मेंबर है। और हमेशा याद रखना इंटरफेरोन्स हमेशा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बॉडी में एंटीवायरल रिस्पॉन्स के लिए। एंटीवायरल रिस्पॉन्स का मतलब वायरस के अगेंस्ट मैक्सिमम टाइम पे जो चीज सिक्रीट की जाती है इट इज इंटरफेरोन। ठीक है, अब पहला चीज पे समझते हैं, द फर्स्ट फैमिली और टाइप 1 इंटरफेरोन। टाइप 1 इंटरफेरोन को देखोगे तो टाइप 1 इंटरफेरोन में 2 चीजें आती है, एक तो इंटरफेरोन अल्फा और दूसरा आता है इंटरफेरोन बीटा। इंटरफेरोन अल्फा में 20 रिलेटेड प्रोटीन्स हैं, जबकि इंटरफेरोन बीटा में कुछ प्रोटीन्स हैं। ये जो इंटरफेरोन अल्फा और बीटा होते हैं ये डाइमेरिक प्रोटीन होते हैं, हेलिकल स्ट्रक्चर होता है इनका, और इसका जो मोलिकुलर वेट होता है वो 18 से 20 किलो डाल्टन का हो सकता है। और ये जो होते हैं वो मैक्रोफेज के द्वारा, डेंड्राइटिक सेल्स के द्वारा सिक्रीट किए जा सकते हैं, और उन सेल्स के द्वारा भी सिक्रीट किए जा सकते हैं जो कि इनेट इम्यूनिटी के कंपोनेंट है, पैथोजन रिकॉग्निशन रिसेप्टर है उनके ऊपर, और उन सेल्स में अगर वायरस का इन्फेक्शन हो गया है तो भी वो सेल्स क्या कर सकते हैं, इन इंटरफेरोन्स को सिक्रीट कर सकते हैं। जैसे ही एक बार इंटरफेरोन 1, हाँ नॉर्मल सेल इंटरफेरोन सिक्रीट नहीं कर सकते हैं जो वायरल इन्फेक्टेड सेल हैं? जो इनेट इम्यूनिटी के सेल्स हैं वो नॉर्मल सेल्स ही तो है ना, वायरस इन्फेक्टेड। नॉर्मल सेल्स भी जो वायरस इन्फेक्टेड हैं, और अगर उन नॉर्मल सेल्स के ऊपर पैथोजन रिकॉग्निशन रिसेप्टर प्रेजेंट है
तो वो भी क्या कर सकता है, ये इंटरफेरॉन सिक्रीट कर सकता है। और पैथोजन रिकॉग्निशन रिसेप्टर में भी अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो टॉल लाइक रिसेप्टर की बात कर रहा हूं मैं। टॉल लाइक रिसेप्टर अगर प्रेजेंट होगा तो वो लोग क्या कर सकते हैं, इंटरफेरॉन्स का प्रोडक्शन करके इंटरफेरॉन्स को सिक्रीट कर सकते हैं। और अगर एक बार इंटरफेरॉन्स सिक्रीट हो गए तो वो जाके इंटरफेरॉन रिसेप्टर पे बाइंड करेंगे, और ये इंटरफेरॉन रिसेप्टर प्रेजेंट होता है बहुत सारे सेल्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर। और जैसे ही ये इंटरफेरॉन्स उस रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करेंगे, उस सेल्स के अंदर राइबोन्यूक्लियेज प्रोड्यूस किया जाएगा जो कि वायरस के आरएनए को डिग्रेड कर देगा। और साथ ही साथ ऐसे प्रोटीन सिक्रीट किए जाएंगे जो कि उसके अंदर सेलुलर प्रोटीन सिंथेसिस को थोड़ी देर रोक के रखेगा, ताकि वायरस का रेप्लिकेशन बंद किया जा सके। और वायरस का रेप्लिकेशन बंद होने के साथ साथ वायरस के पार्टिकल के सिंथेसिस को भी बंद किया जा सके, ताकि इन्फेक्शन खत्म हो जाए। ठीक है। और ये जो टाइप 1 इंटरफेरॉन्स होते हैं, बहुत सारे ह्यूमन डिजीज को ट्रीट करने के लिए इनका यूज किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग हेपेटाइटिस का जो इन्फेक्शन होता है उसको ट्रीट करने के लिए इंटरफेरॉन फर्स्ट के मेंबर्स को यूज कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग टाइप 2 इंटरफेरॉन के अंदर, और इस टाइप 2 इंटरफेरॉन में जो इंटरफेरॉन आता है, इट इज इंटरफेरॉन गामा। इट इज इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना चाहे लिख लेना, इंटरफेरॉन गामा इंपॉर्टेंट है। प्रोड्यूस किसके द्वारा किया जाता है, तो प्रोड्यूस किया जाता है टी सेल्स के द्वारा या फिर नेचुरल किलर सेल्स के द्वारा। रिलीज किस फॉर्म में किया जाता है, तो इन द फॉर्म ऑफ डाइमर। और जैसे ही इंटरफेरॉन गामा सिक्रीट होता है, ये मैक्रोफेज को क्या करा सकता है, एक्टिवेट करा सकता है। तो इंटरफेरॉन गामा एक्टिवेट करा सकता है मैक्रोफेजेस को। और जैसे ही मैक्रोफेजेस एक्टिवेट होंगे, मैक्रोफेजेस आर फैगोसाइटोटिक सेल्स, तो ये फैगोसाइटोटिक सेल्स उन सेल्स को जिनमें इंट्रासेलुलर पैथोजेंस है उनको किल कर देगा। इसके अलावा ये जो है वो साइटोटॉक्सिक सेल्स को भी एक्टिवेट करवा देगा, ये जो मैक्रोफेज है वो, ताकि उस सेल्स को मारा जा सके। इसके अलावा इंटरफेरॉन गामा को अगर देखो तो इंटरफेरॉन गामा टी हेल्पर सेल्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाएगा। और टी हेल्पर सेल्स में भी कौन से सेल्स के द्वारा, टी हेल्पर 1 सेल्स के द्वारा, जो कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को जनरेट करने में हेल्प करता है, टी साइटोटॉक्सिक सेल्स को एक्टिवेट कराता है। और इस इंटरफेरॉन गामा का भी यूज हम लोग क्या कर सकते हैं, मेडिसिनली कर सकते हैं बहुत सारे डिजीज को ट्रीट करने में, जैसे कि लेप्रोसी, टॉक्सोप्लाज्मोसिस। इस केसेस में हम लोग क्या कर सकते हैं, इस टाइप 2 इंटरफेरॉन्स को बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसका यूज जो है हमको संभल के करना होता है। क्यों संभल के करना है, क्योंकि जब हमने टाइप 2 इंटरफेरॉन डाला तो टी सेल्स एक्टिवेट होंगे, और टी सेल्स जो है वो डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी कोज कर सकते हैं इसमें, जिसको हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 4 भी कहा जाता है। और ये टिश्यू को डैमेज कर सकते हैं, और टिश्यू डैमेज होगा तो उसमें इन्फ्लामेशन होगा और पेशेंट का डेथ भी हो सकता है। अब टाइप 2 इंटरफेरॉन में हमने क्या देखा कि गामा आता है। गामा के अलावा इंटरल्यूकिन 10 जो है वो भी इसी फैमिली का मेंबर होता है, और ये मोनोसाइट्स, टी सेल्स, बी सेल्स और डेंड्राइटिक सेल्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। और ये इम्यून रिस्पॉन्स को क्या कर सकता है, इनिशिएट कर सकता है। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो इंटरफेरॉन गामा के जैसा ही होता है। तो ये दोनों के दोनों मॉलिक्यूल्स, चाहे इंटरफेरॉन गामा हो चाहे इंटरल्यूकिन 10 हो, दोनों के दोनों सेम रिसेप्टर के ऊपर बाइंड कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग टाइप 3 इंटरफेरॉन, जिसे इंटरफेरॉन लैम्डा भी कहा जा रहा है। और ये इसका खोज जो है वो सन 2003 में, मतलब रिसेंटली ही हुआ है। और ये जो इंटरफेरॉन्स होते हैं वो डेंड्राइटिक सेल्स के द्वारा सिक्रीट किए जाता है। और डेंड्राइटिक सेल में भी एक स्पेशल डेंड्राइटिक सेल जिसे कहा जाता है प्लाज्मा साइटोइड डेंड्राइटिक सेल्स। और ये जो टाइप 3 इंटरफेरॉन होते हैं वो टाइप 1 इंटरफेरॉन्स की तरह ही क्या कर सकते हैं, वायरस के रेप्लिकेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, होस्ट सेल प्रोलिफरेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। अब तीनों के तीनों इंटरफेरॉन्स को देखो तो ये तीनों के तीनों इंटरफेरॉन्स एमएचसी का एक्सप्रेशन बढ़ा सकते हैं, ताकि एंटीजन प्रेजेंटिंग जो कैपेबिलिटीज हैं उनको इंक्रीज किया जा सके।
अब इनके रिसेप्टर्स की बात कर रहे हैं। जो इंटरफेरोन 3 के जो रिसेप्टर्स हैं दे आर हेट्रोडाइमर्स। हेट्रोडाइमर्स का मतलब दो अलग अलग सब यूनिट के बने हुए होते हैं, और इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो क्लास 1 साइटोकाइन के जैसा ही होता है। देखो तो सेम वही एक्स्ट्रा सेलुलर, ट्रांसमेम्ब्रेन और साइटोसोलिक डोमेन है, लेकिन इसमें ओनली और ओनली ये जो सिस्टीन का जो कंजर्व मोटिफ है वो पाया जाता है, WS वाला मोटिफ नहीं पाया जाता है। बस एक डिफरेंस है साइटोकाइन 1 और साइटोकाइन 2 के रिसेप्टर में। साइटोकाइन 1 में WS मोटिफ पाया जाता है, जबकि 2 में ये प्रेजेंट नहीं होता है। अगर हम देखें तो इंटरफेरोन रिसेप्टर फैमिली में टोटल 12 रिसेप्टर्स हैं, और ये 12 रिसेप्टर जो हैं वो अलग अलग 27 तरीके के साइटोकाइन से बाइंड करके अलग अलग तरीके का रिस्पॉन्स शो करा सकते हैं। तो ये तो हो गया किसके बारे में बात, इंटरफेरोन्स या फिर टाइप 2 साइटोकाइंस के बारे में। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टीएनएफ फैमिली के साइटोकाइंस के बारे में। टीएनएफ का मतलब है ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर्स, ये भी साइटोकाइंस की तरह काम करते हैं। अब ये जो टीएनएफ फैमिली के मेंबर्स होते हैं ये सोल्यूबल अवस्था में भी पाए जा सकते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाइंडेड अवस्था में भी पाए जा सकते हैं। और ये जो टीएनएफ फैमिली के मेंबर्स होते हैं, ये जो टीएनएफ फैमिली के साइटोकाइंस होते हैं, ये डेवलपमेंट, इफेक्टर फंक्शन और होम्योस्टेसिस को कंट्रोल कर सकते हैं। कौन से सेल्स में, तो स्केलेटल सेल्स में और न्यूरल सेल्स में। इसके अलावा इम्यून सिस्टम के सेल्स को भी क्या कर सकते हैं ये, उसके डेवलपमेंट में, उसके इफेक्टर फंक्शन में और उसके होम्योस्टेसिस में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। अगर टीएनएफ फैमिली के मेंबर को देखें तो कुछ टीएनएफ फैमिली के मेंबर जो होते हैं वो सोल्यूबल होते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं दे आर ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स। अब इन ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स को देखो तो इसमें जो एक तो छोटा सा साइटोप्लाज्मिक डोमेन होगा, एक एन टर्मिनस का रीजन होगा और एक सी टर्मिनस रीजन होगा। ये जो एन टर्मिनस का रीजन है वो साइटोप्लाज्म में होगा जो कि छोटा होगा, मींस एन टर्मिनस सेल के अंदर पाया जा रहा है और ये छोटा है, जबकि जो सी टर्मिनस है वो सेल के बाहर है और ये लॉन्गर है एज कंपेयर टू एन टर्मिनस। ये जो हमारे एक्स्ट्रा सेल्यूलर रीजन होते हैं ना, जो इस टीएनएफ फैमिली के मेंबर्स के, इनमें क्या पाया जाता है, टीएनएफ होमोलॉजी डोमेन्स देखने को मिलता है। और ये जो होमोलॉजी डोमेन्स हैं ये जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं साइटोकाइन रिसेप्टर से बाइंडिंग में। मतलब कि अगर इसको मैं दिखाना चाहूं तो कुछ इस तरीके से दिखा सकता हूं कि ये जो हमारे टीएनएफ फैमिली के मेंबर होंगे, फॉर एग्जांपल दिस इज द सेल, इसमें ये रहा प्रोटीन, और इस प्रोटीन में जो हमारा एन टर्मिनस है वो सेल के अंदर है, सी टर्मिनस सेल के बाहर है, एन टर्मिनस बाहर है और सी टर्मिनस एन टर्मिनस सेल के अंदर है और सी टर्मिनस सेल के बाहर है। और इस सी टर्मिनस के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, टीएनएफ होमोलॉजी डोमेन प्रेजेंट होता है। और यही टीएनएफ होमोलॉजी डोमेन जो है वो किसमें क्या करा सकता है, तो ये जो टीएनएफ होमोलॉजी डोमेन है ये जो टीएनएफ रिसेप्टर होता है उसके साथ बाइंडिंग में हेल्प करा सकता है। ठीक है, तो टीएनएफ के रिसेप्टर से बाइंडिंग तब होगी जब यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, टीएनएफ होमोलॉजी डोमेन देखने को मिलेगा जो कि सी टर्मिनस के ऊपर है। अब अगर इस टीएनएफ फैमिली के मेंबर्स को देखो तो इसमें कई तरीके के अलग अलग प्रोटीन आते हैं, जैसे कि टीएनएफ अल्फा, टीएनएफ बीटा, CD40 लिगेंड, फैस लिगेंड, BAFF, एप्रिल, TL बीटा। और ये जो फैमिली के मेंबर्स होते हैं ना, ये अपना रोल प्ले कर सकते हैं एपोप्टोसिस में। एपोप्टोसिस के अलावा ये अपना रोल प्ले कर सकते हैं सेल सर्वाइवल में भी। तो अब सबसे पहले समझो इस फैमिली के मेंबर्स के बारे में, और जो पहला मेंबर हम लोग पढ़ रहे हैं दिस इज TNF अल्फा। अच्छा, सबसे पहले हम लोग ट्रांस मेम्ब्रेन मेंबर्स को देख रहे हैं।
ट्रांस मेम्ब्रेन मेंबर मतलब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। और ये जो ट्रांस मेम्ब्रेन मेंबर में दो प्रोटीन्स आते हैं, एक है हमारा टीएनएफ अल्फा और दूसरा है टीएनएफ बीटा। टीएनएफ बीटा को ही किस नाम से जाना जाता है? लिम्फोटॉक्सिन अल्फा। ठीक है, तो टीएनएफ बीटा इज ऑल्सो नोन एज लिम्फोटॉक्सिन अल्फा। ये दोनों के दोनों जो सॉरी ये दोनों के दोनों जो होते हैं सोल्यूबल होते हैं। ट्रांस मेम्ब्रेन तो 5 होते हैं। ये थोड़ा सा गड़बड़ है। ये जो दोनों हैं दे आर सोल्यूबल। ठीक है, जो टीएनएफ अल्फा और जो टीएनएफ बीटा होता है दे आर सोल्यूबल टीएनएफ, सोल्यूबल प्रोटीन होते हैं। और ये जो टीएनएफ अल्फा होता है, टीएनएफ अल्फा इसे कॉमनली टीएनएफ कह दिया जाता है एंड इट इज प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइन, इन्फ्लामेशन कॉज करा सकता है और साथ ही साथ इन्फ्लामेशन कॉज करा सकता है। और ये इन्फ्लामेशन कॉज कब कराएगा? जब मान लो कि मैक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट, फेब्रोब्लास्ट या फिर स्किन के सेल्स में किसी तरीके का स्ट्रेस है, किसी तरीके से का क्या है, इन्फेक्शन है, तो ये सेल्स क्या करेंगे? इस टीएनएफ को सिक्रीट कर देंगे। और ये टीएनएफ जब सिक्रीट होगा तो ये टीएनएफ रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करके इन्फ्लामेशन कॉज करा सकता है। वहीं टीएनएफ बीटा की बात करें जिसे हम लिम्फोटॉक्सिन अल्फा भी कह रहे हैं, तो ये किसके द्वारा सिक्रीट किया जाता है? तो दिस इज सिक्रीटेड बाय एक्टिवेटेड लिम्फोसाइट्स और ये कई तरीके के सिग्नल्स जनरेट कर सकता है। ये न्यूट्रोफिल्स, एंडोथेलियल सेल्स और ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स के ऊपर बाइंड कर सकता है। और ये जो है वो क्या कर सकता है? एक्टिवेशन सिग्नल दे सकता है दूसरे सेल्स को डिवाइड करने के लिए। साथ ही साथ एमएचसी का एक्सप्रेशन बढ़ा सकता है, एडिशन मॉलिक्यूल्स का भी एक्सप्रेशन को क्या कर सकता है? इंक्रीज कर सकता है। अगर हम इसको देखें तो वो जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की अगर बात करें टीएनएफ में, तो टीएनएफ में 5 ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं। पहला इज लिम्फोटॉक्सिन बीटा जो कि लिम्फोसाइट डिफरेंशिएशन में रोल प्ले करते हैं। सेकेंड इज बीएएफएफ, बी सेल एक्टिवेटरी सिग्नल है जो कि बी सेल डेवलपमेंट में रोल प्ले करेगा। थर्ड इज एप्रिल जो बी सेल के डेवलपमेंट में रोल प्ले करेगा। फोर्थ इज CD40 का लिगेंड। CD40 का जो लिगेंड होता है ये एक्सप्रेस होता है ऑन द टी सेल्स जो कि अपने रिसेप्टर से बाइंड करता है। और ये रिसेप्टर जो होता है वो किसके ऊपर प्रेजेंट होता है? बी सेल्स के ऊपर प्रेजेंट होता है। और जैसे ही ये CD40 का लिगेंड जो कि टी सेल के ऊपर है वो CD40 के जो कि बी सेल के ऊपर उसके ऊपर बाइंड करेगा तो ये बी सेल को सिग्नल देगा ताकि बी सेल डिफरेंशिएट हो सके। नेक्स्ट 5वां जो ट्रांस मेम्ब्रेन टीएनएफ है वो है फैस लिगेंड। और फैस लिगेंड जो होता है वो एपोप्टोसिस कॉज करा सकता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा फिर से एक बार देख लेते हैं टीएनएफ फैमिली के साइटोकाइंस को। जो टीएनएफ फैमिली के साइटोकाइंस होते हैं वो सोल्यूबल भी हो सकते हैं या फिर मेम्ब्रेन बाउंड भी हो सकते हैं। जो टीएनएफ फैमिली के मेंबर्स होते हैं वो डेवलपमेंट करा सकते हैं स्केलेटल सेल्स का, न्यूरल सेल्स का और इम्यून सेल्स का। डेवलपमेंट के अलावा ये इन सेल्स के इफेक्टर फंक्शंस और होम्योस्टेसिस को भी क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ टीएनएफ फैमिली के मेंबर्स तो सोल्यूबल होते हैं जैसे कि अभी हमने देखा टीएनएफ अल्फा और टीएनएफ बीटा, लेकिन कुछ जो होते हैं वो क्या होते हैं? ट्रांस मेम्ब्रेन होते हैं जैसे कि फैस लिगेंड, CD40 का लिगेंड, तुम्हारा एप्रिल हो गया। ये सब जो होते हैं वो क्या होते हैं? ट्रांस मेम्ब्रेन होते हैं। और वो जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं इसमें देखोगे तो एन टर्मिनस जो होता है वो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, शॉर्ट होता है। जो सी टर्मिनस होता है वो प्रेजेंट होता है सेल के बाहर, लॉन्ग होता है। और इस सी टर्मिनस के ऊपर ही टीएनएफ होमोलॉजी डोमेन देखने को मिलता है हमको। और ये टीएनएफ होमोलॉजी डोमेन जो होता है वो साइटोकाइन के रिसेप्टर के साथ बाइंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अगर हम इसको देखो तो इसके फैमिली के मेंबर्स में टीएनएफ अल्फा हो सकता है, टीएनएफ बीटा हो सकता है जो दोनों के दोनों सोल्यूबल है। CD40 का लिगेंड हो सकता है, फैस लिगेंड हो सकता है, BAFF हो सकता है, एप्रिल हो सकता है, TL बीटा हो सकता है। ये लोग क्या होते हैं?
ट्रांसमेम्ब्रेन होते हैं। टीएनएफ अल्फा और लिम्फोटॉक्सिन अल्फा की बात करें, जिसे टीएनएफ बीटा भी कहा जाता है, दोनों सोल्यूबल होते हैं, सिक्रीट किए जा सकते हैं, और एक बार जब ये सिक्रीट हो जाएंगे तो ये टीएनएफ रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करके प्रो इन्फ्लामेटरी सिग्नल दे सकते हैं। अब इसे सिक्रीट कौन कौन से सेल्स कर रहे होंगे? इसको सिक्रीट किया जा सकता है बाय द मैक्रोफेजेस, कुछ लिम्फोसाइट्स भी सिक्रीट कर सकते हैं, फाइब्रोब्लास्ट के सेल्स भी सिक्रीट कर सकते हैं, और स्किन के सेल्स भी सिक्रीट कर सकते हैं टीएनएफ अल्फा को। जबकि टीएनएफ बीटा जो होता है, इन्हें सिक्रीट किया जाता है लिम्फोसाइट्स के द्वारा, और ये लिम्फोसाइट्स के द्वारा सिक्रीट किए जाने के बाद कई तरीके के सिग्नल्स को इंड्यूस करा सकता है, और जब ये क्या होगा, सिक्रीट होगा, तो ये न्यूट्रोफिल्स, एंडोथेलियल सेल्स या फिर ऑस्टियोक्लास्ट सेल पे बाइंड करेगा, और बाइंड करने के बाद अलग अलग तरीके के इफेक्टर फंक्शंस को शो कर सकता है। एमएचसी का एक्सप्रेशन बढ़ा सकता है, एडिशन मॉलिक्यूल्स के एक्सप्रेशन को भी बढ़ा सकता है। जबकि अगर हम लोग मेम्ब्रेन बाउंड टीएनएफ की बात करें, तो इसमें था हमारा लिम्फोटॉक्सिन बीटा, जो लिम्फोसाइट डिफरेंशिएशन में रोल करेगा। BAFF एंड एप्रिल जो है वो हमारे बी सेल्स के डेवलपमेंट में काम करेगा। CD40 लिगेंड जो है वो टी सेल्स के ऊपर पाया जाता है, जो अपने रिसेप्टर से बाइंड करता है, और इसका रिसेप्टर होता है बी सेल के ऊपर। जैसे CD40 का लिगेंड CD40 से बाइंड करेगा, बी सेल्स को सिग्नल जाएगा कि डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर दो। इसके अलावा फैस लिगेंड हो सकता है, फैस लिगेंड जो है वो एपोप्टोसिस इंड्यूस करा सकता है। अब अगर मेम्ब्रेन बाउंड टीएनएफ के फैमिली को देखें, तो ये क्या कर सकता है, लिम्फोसाइट्स के फंक्शन को रेगुलेट कर सकता है। साथ ही साथ ये इसके मतलब सर्वाइवल से लेके इसके डेथ तक सब चीजों को कंट्रोल कर सकता है। इसके अलावा ये जो है, ये जो टीएनएफ होते हैं, इसको हम लोग, ये जो टीएनएफ है, इसके अगेंस्ट कई मेडिसिन है जो कि इनके अगेंस्ट काम करते हैं, और बॉडी में जो हाइपर सेंसिटिव इम्यून रिस्पॉन्स होते हैं उनको क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। अब टीएनएफ फैमिली के रिसेप्टर्स की बात करते हैं। अब ये जो रिसेप्टर्स होते हैं, दे आर टाइप 1 मेम्ब्रेन प्रोटीन। टाइप 1 मेम्ब्रेन प्रोटीन किन्हें कहा जाता है? जिसका एन टर्मिनस सेल के बाहर हो और सी टर्मिनस सेल के अंदर हो। लेकिन ये लोग मेम्ब्रेन के ऊपर भी प्रेजेंट हो सकते हैं, कभी कभी इनको मेम्ब्रेन के ऊपर से क्लीव करके सोल्यूबल फॉर्म में भी क्या किया जा सकता है, रखा जा सकता है। अगर इसके स्ट्रक्चर को देखो, तो इसके स्ट्रक्चर में 4 एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन होते हैं, और ये एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन के अंदर सिस्टीन का अमाउंट ज्यादा देखने को मिलता है। साथ ही साथ इसमें एक ट्रांस मेम्ब्रेन रीजन होता है। कुछ प्रोटीन्स में इस ट्रांस मेम्ब्रेन रीजन को क्लीव किया जा सकता है ताकि सोल्यूबल प्रोटीन बनाया जा सके, और कुछ के अंदर ये बिल्कुल एब्सेंट होता है। तो ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट किसी में हो सकता है, किसी में क्लीव करके उसको सोल्यूबल प्रोटीन में कन्वर्ट किया जा सकता है, और किसी में बिल्कुल एब्सेंट हो सकता है। लेकिन ये जो इसका साइटोसोलिक सेगमेंट है ना, ये साइटोसोलिक सेगमेंट इज इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस साइटोसोलिक सेगमेंट के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट एडाप्टर प्रोटीन्स बाइंड कर सकते हैं, जैसे कि TRADD, ट्रेड। ट्रेड इज TNF रिसेप्टर एसोसिएटेड दैट डोमेन्स। FADD का मतलब है फैस एसोसिएटेड दैट डोमेन। और ये बाकी 2 एडाप्टर प्रोटीन, और ये जो एडाप्टर प्रोटीन्स हैं, ये क्या कर सकते हैं, एपोप्टोसिस में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। ये जो डेथ डोमेन्स वाले एडाप्टर्स होते हैं, दे प्ले देयर रोल इन द एपोप्टोसिस, एज वेल एज दिस कैन ऑल्सो प्ले रोल इन द इन्फ्लामेशन एंड वेरियस सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवेज फॉर द प्रोलिफरेशन, सर्वाइवल एंड द डिफरेंशिएशन। अब जो मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन हो, चाहे सोल्यूबल फॉर्म ऑफ द प्रोटीन हो, मींस टीएनएफ के रिसेप्टर की बात कर रहे हैं, अब वो मेम्ब्रेन के ऊपर हो चाहे सोल्यूबल फॉर्म में हो, जैसे ही टीएनएफ आके इसके ऊपर बाइंड करेगा, ये लोग क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ जुड़ के ट्राइमराइज हो जाएंगे और एक ट्राइमर का फॉर्मेशन करेंगे। अब ये ट्राइमर होमोट्राइमर भी हो सकता है और
हेट्रोट्राइमर भी हो सकता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, ये हो गए हमारे टीएनएफ रिसेप्टर जिसमें 4 एक्स्ट्रा सेलुलर सिस्टीन रिच डोमेन है। जैसे ही इसके ऊपर टीएनएफ आके बाइंड करेगा, ये लोग क्या हो गए, ट्राइमराइज हो गए। जैसे ही ये ट्राइमराइज हुए, इसके अंदर का जो डोमेन है जिसको डेथ डोमेन कहा जा रहा है, ये डेथ डोमेन एक्टिवेट हो जाएगा। और ये डेथ डोमेन जैसे ही एक्टिवेट होगा, ये या तो एपोप्टोसिस कॉज करा सकता है, या तो इन्फ्लामेशन कॉज करा सकता है, या तो फिर ये नेक्रोसिस फैक्टर कापा बीटा सिग्नलिंग स्टार्ट करा सकता है। और नेक्रोसिस फैक्टर कापा बीटा सिग्नलिंग जैसे ही स्टार्ट होगा, सेल सर्वाइवल इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे जो हमारे रिसेप्टर्स होते हैं जिसके पास मेम्ब्रेन एंकरिंग डोमेन एब्सेंट होता है। अब मेम्ब्रेन एंकरिंग डोमेन एब्सेंट है, लेकिन फिर भी ये मेम्ब्रेन के साथ क्या हो सकते हैं, कोवेलेंटली जुड़े हुए पाए जा सकते हैं फ्रॉम द ग्लाइकोलिपिड। और ये जो सोल्यूबल फॉर्म ऑफ द टीएनएफ फैमिली रिसेप्टर्स होते हैं, इन्हें ही कहा जाता है डिकॉय रिसेप्टर। अब डिकॉय रिसेप्टर किन्हें कहा जाता है, तो ऐसे रिसेप्टर जो कि सिग्नल के साथ बाइंड तो कर सकते हैं, लेकिन सेल के अंदर सिग्नलिंग चलने ही नहीं देंगे। इसको ऐसे समझो, फॉर एग्जाम्पल ये रिसेप्टर यहां से कटा हुआ है, मीन्स इसमें ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट है ही नहीं। ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट नहीं है तो अंदर में डेथ डोमेन भी नहीं होगा। सेम मान लो कि पूरे के पूरे इन तीनों में क्या हो गया, ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट था ही नहीं। अब जैसे ही टीएनएफ इसके ऊपर आके बाइंड किया, तो टीएनएफ को तो बाइंड करना है एक्स्ट्रा सेलुलर मोटिव पे, तो ये बाइंड कर लेगा। लेकिन जब यहाँ पे अंदर में डेड डोमेन है ही नहीं, तो क्या अंदर में सिग्नलिंग चलेगी? बिल्कुल नहीं। और जब सिग्नलिंग नहीं चलेगा तो एपोप्टोसिस की प्रक्रिया को बंद किया जा सकता है, या फिर दूसरे तरीके के जो भी फंक्शन हो रहे होते हैं वो बंद किए जा सकते हैं। तो ऐसे रिसेप्टर्स कहलाते हैं डिकॉय रिसेप्टर्स। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट फैमिली ऑफ द साइटोकाइंस को, जिन्हें हमने कहा है इंटरल्यूकिन 17 फैमिली। और ये जो इंटरल्यूकिन 17 फैमिली में 5 मेंबर्स हैं, इंटरल्यूकिन 17A, B, C, D एंड F। और ये जो 5 के 5 मेंबर्स हैं, ये अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फॉर द न्यूट्रोफिल एक्यूमुलेशन, एक्टिवेशन एंड प्रो इन्फ्लामेटरी सिग्नल जनरेशन। तो ये जो इंटरल्यूकिन 17 है, इसके बारे में देखो तो इंटरल्यूकिन 17 में जो पहला मेंबर है, इट इज इंटरल्यूकिन 70A। और ये इंटरल्यूकिन 17 का पहला मेंबर है। ये रिलीज किया जाता है टी सेल्स के द्वारा। और इसके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो न्यूट्रोफिल्स के ऊपर प्रेजेंट हो सकते हैं, कीरेटिनोसाइट्स के ऊपर हो सकते हैं, या फिर दूसरे नॉन लिम्फोइड सेल्स के ऊपर हो सकते हैं। जैसे ही ये इंटरल्यूकिन 7A सेल्स के ऊपर बाइंड करेगा, बाइंडिंग के बाद क्या होगा, ये सेल्स साइटोकाइंस को सिक्रीट करेंगे, और ये साइटोकाइंस इन्फ्लामेशन कॉज करा सकते हैं। साथ ही साथ जो टी सेल्स इन साइटोकाइंस को सिक्रीट कर रहे होंगे, वो टी सेल्स एक पर्टिकुलर टी सेल्स होंगे, और उन टी सेल्स को हम क्या कह देंगे, टी हेल्पर 17 सेल्स। तो ऐसे टी हेल्पर सेल्स जो कि इंटरल्यूकिन 17 को सिक्रीट कर रहे हैं, उन्हें कहा जाता है टी हेल्पर 17 सेल्स। और ये जो है इनेट इम्यूनिटी में भी अपना रोल प्ले करते हैं, और एडाप्टिव इम्यूनिटी में भी अपना रोल प्ले करते हैं। जो इंटरल्यूकिन 17 के फैमिली के मेंबर्स होते हैं, वो होमोडाइमर्स के फॉर्म में भी पाए जा सकते हैं, लेकिन कुछ मेंबर्स के हेट्रोडाइमर्स भी देखने को मिले, जैसे इंटरल्यूकिन 70A के साथ इंटरल्यूकिन 17F का हेट्रोडाइमर भी देखने को मिल सकता है। अब दिस आर द डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द इंटरल्यूकिन 17 फैमिली। और ये जो है वो मेनली अगर इसका काम देखो तो हर एक इंटरल्यूकिन 17 अपने रिसेप्टर से बाइंड करेगा, और रिसेप्टर से बाइंड करके क्या करा सकता है, पूरे के पूरे टेबल में एक इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिल रहा है, ये न्यूट्रोफिल्स को एक्टिवेट करा सकते हैं। न्यूट्रोफिल्स को एक्टिवेट करा सकते हैं, न्यूट्रोफिल्स को एक्टिवेट करा सकते हैं। न्यूट्रोफिल को एक्टिवेट कराने के अलावा ये
प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस को प्रोड्यूस करा सकते हैं जिससे बॉडी में इन्फ्लामेशन होगा। इसके अलावा ये टी हेल्पर 2 सेल्स और टी हेल्पर 9 सेल्स को एक्टिवेट करा सकते हैं। साथ ही साथ टी हेल्पर 1 और टी हेल्पर 17 सेल्स के रिस्पॉन्स को क्या कर सकते हैं, इनहिबिट कर सकते हैं। बस 2 काम याद रखो इन इंटरल्यूकिन 17 का, पहला तो न्यूट्रोफिल्स को एक्टिवेट करा सकते हैं, दूसरा इन्फ्लामेशन कॉज करा सकते हैं। और अगर इंटरल्यूकिन 17 फैमिली के रिसेप्टर्स की अगर बात करें तो इसके रिसेप्टर्स को हम लोग क्या बोल दिए, जो ए बी सी डी मेंबर थे ना, उस मेंबर के आगे बस क्या लग गया हमारा आर। आर का मतलब है रिसेप्टर। अब ये जो रिसेप्टर्स हैं दे आर होमो और हेट्रोडाइमेरिक और ट्राइमेरिक रिसेप्टर। और ये जो इंटरल्यूकिन 17 के रिसेप्टर्स होते हैं दे आर ऑल ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, सभी के सभी क्या हैं, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, जैसे कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है। दिस इज इंटरल्यूकिन 17 रिसेप्टर ऑफ सी। इंटरल्यूकिन 17 सी का रिसेप्टर है ये। अलग अलग तरीके के रिसेप्टर तुमको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं जिससे अलग अलग तरीके के इंटरल्यूकिन 17 आके बाइंड कर सकते हैं। तो ये हेट्रोडाइमेरिक हो सकते हैं, डाइमेरिक मतलब 2 सब यूनिट के बने हुए, या फिर हेट्रोट्राइमेरिक हो सकते हैं मतलब 3 सब यूनिट के बने हुए। इनके ऊपर जैसे ही इंटरल्यूकिन 17 आके बाइंड करेगा ये न्यूट्रोफिल्स एक्टिवेशन करा सकते हैं, इन्फ्लामेशन कॉज करा सकते हैं। अब अल्टीमेटली हम आ जाते हैं लास्ट क्लासेस ऑफ द साइटोकाइंस को, जिन्हें कहा जाता है कीमोकाइंस। अब कीमोकाइंस किन्हें कहा जाता है, तो कीमोकाइंस आर द स्ट्रक्चरली रिलेटेड मॉलिक्यूल्स विच आर स्मॉल साइटोकाइंस। ऐसे स्मॉल साइटोकाइंस जो कि टारगेट सेल के रिसेप्टर पे बाइंड करेंगे और जैसे ही टारगेट सेल के रिसेप्टर के ऊपर बाइंडिंग होगा ये सेल्स क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। और ये मूवमेंट किसके द्वारा होगा, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के द्वारा होगा। और ये जो सेल्स हैं वो मूव करेंगे फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू द हायर कॉन्सेंट्रेशन वाले एरिया की तरफ। मतलब जब मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे सिक्रीट हुआ हमारा साइटोकाइन, तो यहाँ पे साइटोकाइन का अमाउंट होगा ज्यादा। अब जैसे ही ये डिफ्यूज होगा तो डिफ्यूज होके पहुंचेगा दूसरे जगह पे जहां पे इसका अमाउंट होगा कम। यहाँ पे अगर किसी एक सेल ने इसको रिकॉग्नाइज किया तो रिकॉग्नाइज करने के बाद ये सेल माइग्रेट करेगा हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। तो ऐसे केमिकल्स जो कि क्या करवा सकते हैं, सेल्स को मूव करा सकते हैं, उन्हें कहा जाता है कीमोकाइंस। अब ये जो मूवमेंट होता है दिस मूवमेंट इज नोन एज कीमोटैक्सिस। इस मूवमेंट को क्या कहा जाता है, कीमोटैक्सिस कहा जाता है। और ऐसे केमिकल्स जो कि कीमोटैक्सिस करा सकते हैं उन्हें कहा जाता है कीमो एट्रैक्टेंट्स। अब ये जो कीमोकाइंस होते हैं ये इनेट एफिनिटी रखते हैं फ्रॉम ग्लूकोसा एमिनोग्लाइकन्स। कुछ कीमोकाइंस ग्लूकोसा एमिनोग्लाइकन्स के लिए एफिनिटी रखते हैं। अब इसका फायदा क्या होता है, तो जो ग्लूकोसा एमिनोग्लाइकन्स होते हैं दे आर प्रेजेंट इन एक्स्ट्रा सेल्युलर मैट्रिक्स ऑफ द cells and they are also present with the plasma membrane of the endothelial cells. अब एंडोथीलियल सेल्स ब्लड वेसल की लाइनिंग को बना रहे होते हैं। तो मान लो वो कीमोकाइन सिक्रीट किए गए जो कि इस ग्लूकोजा एमिनोग्लाइकन के साथ बाइंड कर सकता है। तो ये कीमोकाइंस क्या होंगे, उस ब्लड वेसल के साथ बंधे रहेंगे और ये सेल्स क्या कर सकते हैं, मूव करके इन ब्लड वेसल्स के पास आ सकते हैं। और जैसे ही ये ब्लड वेसल्स की तरफ आएंगे तो ब्लड वेसल्स में हमको पता ही है कि जब सेल्स को मूव करना होता है तो 2 रास्ता से मूवमेंट हो सकता है, या तो ब्लड के थ्रू या तो लिम्फ के थ्रू। अब जब ये वाले कीमोकाइंस सेल्स को मूव कराएंगे तो सेल्स इस जगह तक पहुंचेंगे और इस जगह पे पहुंचने के बाद वो सेल्स क्या करेंगे, उस एंडोथीलियल लेयर को पार करके टिश्यू में चले जाएंगे और टिश्यू में जाके वो अपना काम करेंगे। तो दिस इज कीमोकाइंस। अगर कीमोकाइंस को देखो तो कीमोकाइंस की फैमिली में भी कई सारे मेंबर्स आते हैं। सबका काम होता है कीमो एट्रैक्शन का।
और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसके जो रिसेप्टर्स होते हैं दे आर जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, जीपीसीआर होते हैं इसके रिसेप्टर। अब जैसे ही क्या होता है, कीमोकाइन रिसेप्टर के ऊपर बाइंड होता है ना, कीमोकाइन रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करेगा, वैसे ही ल्यूकोसाइट अपने जीन एक्सप्रेशन पैटर्न को चेंज कर देंगे। और जैसे ही जीन एक्सप्रेशन पैटर्न चेंज होगा तो अलग अलग तरीके के सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स बनेंगे, और ये अलग अलग तरीके के सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स इन सेल्स को उधर की तरफ माइग्रेट कराएंगे जिधर की तरफ इन सेल्स की जरूरत है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जब इन्फेक्शन हुआ तो इन सेल्स को कहां जाना है, सेकेंडरी इम्यून ऑर्गन्स के पास जाना है। तो जैसे ही कीमोकाइंस बाइंड करेंगे, ये सेल्स उसकी तरफ माइग्रेट कर सकते हैं। ये जो कीमोकाइंस होते हैं दे आर लो मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स। इनका मॉलिक्यूलर वेट 7.5 से लेकर 12.5 किलो डाल्टन हो सकता है, और इन सभी का स्ट्रक्चर जो होता है सिमिलर होता है। अब हमारे जो कीमोकाइंस हैं, इस कीमोकाइंस के टर्सरी स्ट्रक्चर के आधार पे देखें अगर उसमें, तो कुछ कंजर्व जगहों पे डाइसल्फाइड बॉन्ड देखने को मिलते हैं। और ये जो डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं, सिस्टीन के द्वारा। मींस इन प्रोटीन्स में क्या होता है, इन कीमोकाइंस में क्या होता है, कुछ कंजर्व सिस्टीन के रेसिड्यूज देखने को मिलते हैं। और इन कंजर्व सिस्टीन के रेसिड्यू के आधार पर हमने क्या किया हुआ है, इस कीमोकाइंस को 4 क्लासेस में क्लासिफाई कर लिया। द फर्स्ट क्लास इज सीएक्सी। सीएक्सी का मतलब क्या है, यहां पे देखो, यहां पे जो हमारा सिस्टीन का सीक्वेंस है उसमें पहले सिस्टीन आ रहा है, सिस्टीन के बाद एक्स का मतलब कोई भी अमीनो एसिड, और फिर से सिस्टीन आ रहा है, मतलब CXC। तो ऐसे मेंबर्स जिसमें सिस्टीन आए, उसके बाद कोई एक अमीनो एसिड आए, फिर से सिस्टीन आए, वैसे कीमोकाइंस को रखा गया है CXC फैमिली में। ऐसे कीमोकाइंस जिनमें लगातार CC आ रहा है तो इन्हें कहा जा रहा है हमारा CC क्लास के कीमोकाइंस। जिनमें X के बाद C आ रहा है दे आर XC। जिनमें C के बाद 3X फिर से C आ रहा है तो दिस इज CXXXC मेंबर्स ऑफ द साइटोकाइंस। नंबर देखो तो सबसे ज्यादा नंबर होता है CC वाले जो हमारे साइटोकाइंस है उनमें, कीमोकाइंस। अब कीमोकाइंस के रिसेप्टर की बात करें तो कीमोकाइंस के जो रिसेप्टर्स होते हैं दे आर जीपीसीआर। जीपीसीआर के बारे में अगर थोड़ा सा डिटेल में देखो तो जीपीसीआर जो होते हैं ये 7 बार मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं, इसीलिए इसको 7 पास ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर भी कहा जाता है। और इसके अंदर एक हेट्रोट्राइमेरिक प्रोटीन होता है जिसे जी प्रोटीन कहा जाता है, और ये जीडीपी या फिर जीटीपी बाइंडेड अवस्था में पाया जा सकता है। इसके हिसाब से सिग्नलिंग अंदर की तरफ चल भी सकती है और बंद भी हो सकती है। अब उसके हिसाब से देखो तो ये जो कीमोकाइंस के रिसेप्टर्स हैं वो एड्रेनलिन और ग्लूकेगॉन के रिसेप्टर्स मतलब जीपीसीआर ही होते हैं। और ये जो जीपीसीआर होते हैं इनको भी क्या कर दिया गया है, अलग अलग क्लासिफाई कर दिया गया है। कैसे क्लासिफाई किया गया है, तो ऐसे कीमोकाइंस जिसमें सीसी सीक्वेंस था तो उसके रिसेप्टर कहलाए सीसीआर, ठीक है। ऐसे रिसेप्टर्स जो कि CXC वाले कीमोकाइंस को पहचान रहे हैं तो उनको कह दिया गया CXC रिसेप्टर। ऐसे रिसेप्टर जो कि XC को पहचान रहे हैं उन्हें कह दिया गया XC रिसेप्टर। ऐसे रिसेप्टर जो कि CXXXC को पहचान रहे हैं उन्हें कह दिया गया CXXXC रिसेप्टर्स। और इसकी जो एफिनिटी होती है वो क्या होती है, वो बहुत ज्यादा होती है, KD वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। और अगर कीमोकाइन के रिसेप्टर्स की बात करो तो जो मोस्ट ऑफ द कीमोकाइन के रिसेप्टर्स होते हैं वो एक से अधिक कीमोकाइंस को बाइंड कर सकते हैं एक ही फैमिली के। अगर एक ही फैमिली के एक से अधिक कीमोकाइंस हैं तो वो सेम तरीके के कीमोकाइन रिसेप्टर के ऊपर बाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर देखो तो जो हमारा CXC रिसेप्टर नंबर 2 है
वो 7 डिफरेंट तरीके के कीमोकाइंस को रिकॉग्नाइज कर सकता है। जो सीसी कीमोकाइन है वो सीसी कीमोकाइन CCL5 है, वो 2 रिसेप्टर के ऊपर बाइंड कर सकता है, CCR3 एंड CCR5 के ऊपर। अगर ह्यूमन के केस में बात करो तो CXC कीमोकाइन का जो रिसेप्टर होता है CXC रिसेप्टर 2, ये न्यूट्रोफिल्स को अट्रैक्ट कर सकता है। साथ ही साथ इसके पास एंजियोजेनिक एक्टिविटी होती है। जो CXC कीमोकाइंस होते हैं जो ह्यूमंस में पाए जाते हैं, ये CXC कीमोकाइंस न्यूट्रोफिल्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं या फिर एंजियोजेनिक एक्टिविटी शो कर सकते हैं। और एंजियोजेनिक एक्टिविटी का मतलब होता है नए ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन करना। अब ये जो 3 टेबल्स मैं दिखाने जा रहा हूं, ये 3 टेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम लोग को ये पता होना चाहिए कि कौन से इंटरल्यूकिन्स किस सेल्स के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट साइटोकाइंस के बारे में देख लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंटरल्यूकिन 2 किसके द्वारा सीक्रेट किया जाता है? टी हेल्पर 1 सेल्स के द्वारा। जो एकदम स्पेसिफिक है ना, उनको याद करो, ठीक है। एक बार नजर सबको मार लेना जो लेकिन स्पेसिफिक है उनको याद कर लेना हम लोग को, कि कौन से इंटरल्यूकिन टी हेल्पर सेल 1 के द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं, कौन से इंटरल्यूकिन टी हेल्पर 2 सेल्स के द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं, कौन से नेचुरल किलर सेल्स के द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं, कौन से मास्ट सेल्स के द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट को याद करना चाहो तो याद कर सकते हो तुम लोग कि कौन से सेल्स के द्वारा इन्हें सीक्रेट किया जाता है। इंटरफेरोन गामा को याद कर लेना। इंटरफेरोन गामा जो है वो TH1 सेल के द्वारा सीक्रेट किया जा सकता है, टी साइटोटॉक्सिक सेल्स के द्वारा सीक्रेट किया जा सकता है और नेचुरल किलर सेल्स के द्वारा सीक्रेट किया जा सकता है। अब ये जो साइटोकाइंस है वो काम किस किस सेल के ऊपर कर सकते हैं उसका ये लिस्ट दिया हुआ है कि फॉर एग्जांपल जो इंटरल्यूकिन 2 जिसको सीक्रेट किया था टी हेल्पर 1 सेल्स ने, ये टी सेल्स को एक्टिवेट करा सकता है और नेचुरल किलर सेल्स को एक्टिवेट करा सकता है। अलग अलग तरीके के जो इंटरल्यूकिन्स है वो अलग अलग तरीके का काम कर सकते हैं। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके तुम लोग इसको याद रख सकते हो और इनका बायोलॉजिकल रोल भी चाहो तो याद कर सकते हो। मेनली तुमको याद रखना है इंटरफेरोन का, तो इंटरफेरोन का हमेशा याद रखना, वो वायरस के अगेंस्ट काम करेंगे। TNF अल्फा जो होगा वो एपोप्टोसिस कॉज कराएगा, लेकिन जो TNF बीटा होता है वो अलग तरीके का रिस्पॉन्स शो करेगा। तुम लोगों को मेन एक चीज खोजना कि TNF अल्फा और TNF बीटा में डिफरेंस क्या है। TNF अल्फा और TNF बीटा के डिफरेंस को एक बार खोज के तुम लोग नोट कर लेना कि दोनों के रिस्पॉन्स में अंतर क्या क्या होता है। ये चीज तुम लोगों को कहीं फ्यूचर में देखने को मिल सकती है। तो इस पूरे के पूरे प्रेजेंटेशन का समाप्ति यहाँ पे होता है। थैंक यू। क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। ठीक है।